चैप्टर 971 टू 980। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कैसे हो सकता है? यीशी घबराने लगा। यह कैसे हो सकता है? यह वह कदम था जिसे वह अपना अंतिम तुरुप का पत्ता मानता था। ये शिवेन के सामने यह कैसे बेकार हो सकता है? ये शिवेन ने सीधे इसे आधा कर दिया। उसने अभी भी अविश्वास में था। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये जिवेन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? यहाँ तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को भी इस कदम से निपटने में मुश्किल होगी। इस तरह की खामोशी तो दूर की बात है, क्या अधिक है, हर किसी की तरह प्रेत बिना किसी प्रतिरोध के मरने को तैयार था। यह कैसे संभव है? लेकिन वह भी, इन सब के आरंभकर्ता, यह नहीं जानते थे कि यह प्रेत उन शैतानों से अलग था जो विशुद्ध रूप से शैतान क्यूई से संघनित थे। क्योंकि यह प्रेत उसके पूर्वज के रक्तरेखा से संघनित था और उसके रक्तसार से संघनित था। इस प्रेत को नियंत्रित करने वाली एक रहस्यमयी शक्ति थी। यह उसके द्वारा नियंत्रित नहीं था, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। अतीत में यह एक फायदा था, लेकिन इस समय इसने उसे भयभीत कर दिया। यह कैसे हो सकता है? ये शिवेन धीमा लग रहा था, लेकिन वह तेज था। एक पल में वह पहले से ही यीशी के सामने दौड़ पड़ा, उग्र लंबी कृपाण उठाए। जैसे ही कृपाण गिरी, यीशी को बिना किसी तैयारी के सीधे आधे हिस्से में गिरा दिया गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। मौके पर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी सन रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह स्थिति उनकी शुरुआती कल्पना से कहीं आगे होगी। सबसे बुरी स्थिति जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसे एक चाल चलनी थी, लेकिन अब उसे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। यीशी पहले ही येजिवेन के हाथों गिर चुका था। वह बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ तक वह यीशी की चाल से डर गया था, और वह इससे बेहद डर गया था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। अगर ये शिवेन इस तरह के कदम का सामना करती है तो भी यह इतना आसान नहीं होगा। उनका ऐसा आत्मविश्वास था। हालांकि बाद में जो कुछ हुआ उसने उनकी शुरुआती उम्मीदों को पूरी तरह से उलट दिया। यह विशाल प्रेत वास्तव में मरने को तैयार था, या यूं कहें, यह मरने को तैयार नहीं था। इसके बजाय यह एक भयानक दबाव से दबा हुआ था जिसने इसे स्थानांतरित करने में असमर्थ बना दिया। यह ऐसा था जैसे वह अपने राजा का सामना कर रहा हो। राजा चाहता था कि मंत्री मर जाए तो मंत्री को मरना ही था। तू जिवेन बस बेहोश होकर मुस्कुराई। जैसा कि मैंने कहा, दानव कबीले की महान रक्तरेखा मेरे सामने एक मजाक है। त्यानयुवान मिर के सामने, जो दानव राजा से संबंधित दबाव को दूर कर सकता था, दानव सेनापति, दानव सम्राट और दानव देवता कुछ भी नहीं थे। यह वास्तविक दानव राजा था, दानव क्षेत्र का सम्राट, वह महान व्यक्ति जिसने पूरे दानव क्षेत्र पर शासन किया था। यदि यह अपने सुनहरे दिनों में होता तो त्यानयुवान मिर पूरे दानव क्षेत्र को हिला सकता था। हालांकि यह अपने उत्कर्ष से बहुत दूर था। त्यानयुवान मिर एक दानव सम्राट नहीं था। यह सिर्फ एक राक्षसी समुद्री जीव योद्धा था जिसके पास दानव का खून था। लेकिन फिर भी इस तरह के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उसने एक पल में त्यानयुवान मिर में 30 मिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल जलाए। अन्यथा इतना अच्छा प्रभाव प्राप्त करना असंभव होगा। आखिरकार त्यानयुवान मिर अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। त्यानयुवान मिर, जिसने 30 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल जलाए थे, ने शुरू से ही एक कुचलने वाला रवैया दिखाया। त्यानयुवान मिर के सामने ये राक्षस बहुत कमजोर थे। ये जिवेन के त्यानयुवान मिर के सामने वह दानव रक्तरेखा जिस पर उसे मूल रूप से गर्व था, उसकी हार का सबसे बुनियादी कारण बन गया था। ये शिवेन के सामने दानव रक्त रेखा एक मजाक थी। त्यानयुवान मिर दानव राजा का वाद्य यंत्र था। दुनिया में कौन सा दानव रक्तदान दानव राजा से अधिक महान हो सकता है? मानव गोत्र से जो अलग था वह यह था कि दानव कबीले में पदानुक्रम बहुत सख्त था। उच्च पद वाले लोगों पर निम्न पद वाले लोगों पर सहज दबाव था। उदाहरण के लिए 8 महान शाही कुलों के असुर वंश में असुर बहुत आम थे, लेकिन वे केवल साधारण सदस्य थे। असली रईस महान असुर थे। महान असुरों का सामना करते समय असुरों के पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। और सबसे ऊपर स्वाभाविक रूप से दानव क्षेत्र का सम्राट था। दानव राजा के शासन में दानव देवताओं सहित सभी को दानव राजा के शासन के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। यदि ये जिवेन की ताकत काफी अत्याचारी थी और त्यानयुवान मिर काफी मजबूत थी, तो राक्षस देवता भी मरने के लिए तैयार हो सकते थे। यह दानव राजा की शक्ति थी। यह एक जीवन रूप था जो दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया था। अभी क्या हुआ? अभी भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैसे एक पल में स्थिति पूरी तरह से पलट गई। ये जिवेन, जिसकी शुरुआत में केवल थोड़ी सी बढ़त थी, ने एक पल में यीशी को मार डाला। यीशी की अचानक मृत्यु कैसे हो गई? दानव भ्रम कैसे मरने के लिए तैयार हो सकता है? उसने यह कैसे किया? ये जिवेन बहुत गहराई तक छिपा हुआ था। उसने इसे पहले नहीं दिखाया था। अब ऐसा लगता है कि उसने यहाँ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का इंतजार करने की हिम्मत की। भले ही लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले की ताकत में सुधार हुआ हो, फिर भी वह डर नहीं रहा था। वहाँ एक कारण है।
ये जीवेन की ताकत को देखकर बहुत से लोग उसकी ओर देखने लगे। शायद वह करोड़ों वर्षों के लिए गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले के अधिकार को नष्ट कर सकता है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, क्या आप अभी भी एक चाल चलने वाले नहीं हैं? ये जीवेन ने उपहास के साथ कहा, यदि तुम अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने पर जोर देती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय येक्षिवेन ने थोड़ा धैर्य खो दिया था। डाकुओं को बंदी बनाने के लिए पहले राजा को बंदी बनाओ, आदमी को गोली मारने के लिए पहले घोड़े को गोली मारो। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को मारने के बाद ये लोग उसके लिए बस एक केक का टुकड़ा थे। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं आपकी मौलिक आत्मा को निकालना चाहता हूं और फिर आपको अनंत काल के लिए सबसे शातिर ज्वाला से जलाना चाहता हूं जब तक कि आप राख में नहीं बदल जाते। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की मगरमच्छ जैसी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यीशी की मौत उस निचली रेखा को पार कर गई थी जिसे वह अपने दिल में स्वीकार कर सकता था। ई जिंग और अन्य लोगों की तुलना में यीशी और यी रुई उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ई जिंग और अन्य महत्वाकांक्षी थे और भविष्य में एक दिन उनकी जगह लेना चाहते थे। हालांकि दो भाइयों यीशी और यी रुई ने वफादारी से उनका पीछा किया। उनकी पहचान उनका अनुसरण करने के लिए नियत थी। यदि ई जिंग मारा जाता तो शायद वह इतना क्रोधित न होता। यदि आप इसे कर सकते हैं तो इसे आजमाएं। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी टकटकी बेहद ठंडी थी। इसे समाप्त करने का समय आ गया था। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अचानक हंसा और एक अतुलनीय अहंकारी आवाज निकाली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे हवा के एक बड़े टुकड़े पर कदम रखा, जिससे अनंत शक्ति वाला एक बड़ा निर्वात बन गया। यह एक सर्वोच्च सम्राट की तरह अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था। वह स्वर्ग और 10,000 लोगों का शासक था। उसने पहाड़ों और सभी जीवित वस्तुओं को अपनी शक्ति के अधीन कर दिया। हम्फ, वह ठंड से सूंघा। उनके शरीर पर जो तेज आभा थी वह पल भर में निकल गई। अभी जो आभामंडल था वह उसके वर्तमान आभामंडल का 10वां हिस्सा भी नहीं था। अब उन्होंने इसे बिना आरक्षण के जारी किया। इसने येक्षिवेन के ऊपर के आकाश को पूरी तरह से ढक दिया। उनकी भव्य आभा के तहत अनगिनत सिद्धांत उभरे। लोग उन सिद्धांतों को लगभग धुंधली दृष्टि से देख सकते थे। यह उनकी आभा की प्रतिध्वनि थी। अचानक सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। दूरी में विभिन्न कुलों के योद्धाओं ने भी शक्तिशाली आभा महसूस की। वे सब दबा दिए गए। उनके हृदय भयभीत थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी और इसने उन्हें पहले ही चकित कर दिया था। वर्तमान क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उन्हें हताश महसूस कराया। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल थे तो उन्हें बिना किसी लड़ाई के पकड़ा जा सकता था। इतने शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का सामना करना, क्या ये जीवेन इसका सामना कर सकता था? हर कोई इस प्रश्न के बारे में सोच रहा था। इस समय सभी को अभी भी उम्मीद थी कि येक्षिवेन जीतेगी। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जो हमेशा गुस्सैल स्वभाव का था, येक्षिवेन को मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता तो वह उन सभी को मार डालता। तब उनके पास तर्क करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस समय वे भी इस मुसीबत की जगह को छोड़ना चाहते थे। कोई जीते या हारे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस समय वे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। शायद वे अपने जीवन में पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं के बीच अधिक तीव्र लड़ाई कभी नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जाने के बाद वे शायद फिर से दानव के घेरे में आ जाएंगे। छोड़ना या रहना अच्छा विचार नहीं था। जब वे अभी भी झिझक रहे थे, येक्षिवेन की ची और खून भी एक पल में फूट पड़ा। भयानक क्यूई और रक्त कृपाण की तरह थे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आभा को तुरंत तोड़ते हुए। येक्षिवेन ने मानव कृपाण एकता की स्थिति में प्रवेश किया। वह बेहद तेज नजर आ रहे थे। एक नज़र में ऐसा लगा कि उसकी आंखें जल जाएंगी। अगर वह इसे देखता रहेगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। इसके तुरंत बाद कांसे के रंग की एक परत येक्षिवेन की गोरी त्वचा पर लुढ़क गई, जिसके बाद स्वर्ण देवत्व ने इसे ढक लिया। अत्याचारी अवतार सक्रिय हो गया। उसकी क्यूई और रक्त में स्वर्ण दिव्यता आकाश में उड़ गई। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आभा से कमजोर नहीं था। इसने मध्य हवा में एक सुनहरे विशालकाय देवता का रूप धारण कर लिया। दबंग आभा अनुपम थी। जहां जहां से वह गुजरे सब कुछ समर्पण करना पड़ा। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से ज्यादा दबंग था। दबंग आभा उसके शरीर की रक्त रेखा में घुस गई। उनका हर कदम दबंग था। मध्य हवा में उलझा हुआ दोनों पक्षों की आभा। यह ऐसा था जैसे दो अधिपति आपस में टकरा रहे हों। आसमान से भयानक तेज आवाजों की एक श्रृंखला लगातार आ रही थी। जब भी दोनों सेनाएं टकराती हैं, अनगिनत हवाएं चलती हैं, एक निर्वात में बदल जाती हैं। अंतरिक्ष पानी की सतह की तरह हिल गया और लहरदार हो गया। लहरों के घेरे फैल गए। सभी ने अपनी सांस रोक ली। दो लोगों का ऑरा पहले से ही इतना भयानक था। वास्तविक युद्ध में यह कितना भयानक होगा। येक्षिवेन को देखकर, जो युद्ध के सुनहरे देवता के अवतार की तरह था, लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले ने भी आश्वस्त होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लापरवाही से सोचा कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को भारी फायदा हुआ है।
यह स्तर उस दायरे से कहीं अधिक था जिसका वे अनुमान लगा सकते थे। इस समय सभी को याद था कि येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कम नहीं ताकत दिखाई थी। अब जबकि कुछ महीने बीत चुके थे, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत बढ़ गई थी। क्या उसने नहीं किया? मरना। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने तुरंत एक चाल चली। अनगिनत दानव आभा उसके हाथों में जमा होने लगे। मर जाओ। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने तुरंत एक चाल चली। अनगिनत राक्षस उसके हाथों में इकट्ठा होने लगे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथों में अनगिनत दानव आभा तुरंत घनीभूत होने लगे। इससे येज़िवेन, जो उसके सामने था, ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने पानी की आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि दानव आभा को इकट्ठा किया। क्या चल रहा? एक पल में येज़िवेन के दिमाग में हजारों विचार कौंध गए। हालांकि यह केवल एक फ्लैश था, इन बातों का उसके मन पर जरा भी असर न हो सका। एक ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं देख सकता था, उसकी चेतना के समुद्र में एक विशाल ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष खिल रहा था। यह पंचरंगी दिव्य प्रकाश से खिल रहा था और इसने उसकी चेतना के समुद्र को पूरी तरह से ढंक दिया था। इसने उसे हर समय अपनी आत्मा को स्पष्ट रखने की अनुमति दी और अन्य भावनाओं से प्रभावित नहीं हुआ। ये विचार एक ही पल में येज़िवेन के दिमाग में कौंध गए। उन्होंने हर तरह की संभावनाओं का विश्लेषण किया। ये नश्वर लोगों द्वारा वर्णित महान विभूतियों के निष्कर्ष थे। तथाकथित भविष्य का पूर्वाभास एक ऐसी क्षमता थी जो सभी के पास थी। हालांकि इस क्षमता में अंतर थे। कुछ लोगों को यह खुद भी नहीं पता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो हर किसी की अपनी भविष्यवाणियां होती हैं कि यह कैसे जाएगी। रहस्यमयी जगह और मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ की दोहरी मदद से येज़िवेन के दिमाग में एक पल में हजारों गणनाएं कौंध गईं। क्या स्थिति हो सकती है, इससे कैसे निपटें, इत्यादि। औसत मानव मस्तिष्क इतनी बड़ी गणना को कंप्यूटर की तरह सहन नहीं कर सकता था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ की ओर अनगिनत राक्षस आभा जमा होने लगे। मध्य हवा में यह एक भयानक आभा को बाहर निकालते हुए एक राक्षस भाले में संघनित हो गया। भाले की नोक जहां से गुजरी, यहां तक कि अंतरिक्ष भी छुआ हुआ प्रतीत हुआ। पृथ्वी स्तर का मार्शल इंस्ट्रूमेंट। येज़िवेन की आंखों में सतर्कता की एक लहर थी। वे अर्थ लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट की ताकत से परिचित थे। आखिर उसके हाथ में ऐसा राक्षस कृपाण था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अर्थ लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएगा। येज़िवेन, आपने मुझसे पृथ्वी स्तर के मार्शल इंस्ट्रूमेंट की उम्मीद नहीं की थी, सही है। भगवान आपको मरवाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कुटिलता से मुस्कुराया। लंबा भाला उसके हाथ में दहाड़ा। अनगिनत राक्षस आभा गर्जना करते हैं, दुनिया को एक पल में ढक लेते हैं, जैसे दुनिया को एक निर्वात नरक में बदल देते हैं। असंख्य दैत्य गर्जना कर उसमें समा गए। येज़िवेन ने धीरे से अपनी पीठ से शैतान का ब्लेड निकाला। जब वह यीशी के साथ व्यवहार कर रहा था तब भी उसने इसे नहीं निकाला था। लेकिन इस समय शैतान का ब्लेड भयानक शैतानी रोशनी के साथ खिलने लगा और सीधे आसमान में उड़ गया और दूर से शैतान के भाले का सामना किया। वे बिल्कुल भी घाटे में नहीं थे। दो पृथ्वी रैंक वाले जादुई उपकरण आकाश में भयंकर रूप से टकराने लगे। एक और पृथ्वी रैंक जादू हथियार। इस समय विभिन्न कुलों के योद्धाओं को एक भूत दिखाई दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पास राक्षसी भाला था। आखिरकार वह लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ था। हो सकता है कि उसे छठे स्तर पर कुछ लाभ मिले हों, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन के पास चुपचाप पृथ्वी के स्तर का मार्शल आर्ट उपकरण होगा। वह युवराज मगरमच्छ से कमतर नहीं था। दोनों पक्षों के पास पृथ्वी श्रेणी की कलाकृतियां थीं जो धर्मचरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास भी नहीं हो सकती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन की अद्भुत ताकत को देखकर तनिक भी घबराहट नहीं दिखाई। जब उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत आसमान छूती देखी तो येज़िवेन उदासीन था। दोनों पक्षों के अपने तुरुप के पत्ते थे। वे दोनों बड़े भाग्य वाले लोग हैं। आमतौर पर उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ उनके एक कदम का भी सामना नहीं कर सकते। यहां तक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी उनके विरोधी नहीं हैं। अब येज़िवेन एक लाभप्रद स्थिति में हैंड वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का सबसे बड़ा फायदा, संख्या में फायदा, उसके सामने कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर यह पिछली शीर्ष 100 सूची में होता तो वे पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो सकते थे। यहां तक यंग मास्टर सी ड्रैगन भी उन्हें दबाने में सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन अब जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल में इतनी ताकत है तो क्या दूसरों की ताकत में सुधार नहीं हुआ है? मुझे विश्वास नहीं होता। उस समय शीर्ष 100 सूची प्रतियोगिता पिछले सत्रों की तुलना में बहुत अधिक उग्र होगी। यदि संभव हो तो मैं चाहता हूं जाओ और प्रदर्शनी देखो। इस समय केवल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को येज़िवेन के पास पृथ्वी स्तर के मार्शल आर्ट उपकरण होने के बारे में कोई संदेह नहीं था। येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से उनकी नाक के नीचे और सभी की चौकस निगाहों से राक्षसी कृपाण छीन ली। वे सभी साक्षी थे, इसलिए वे इस समय स्वाभाविक रूप से जानते थे
इस समय येज़िवेन ने आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया। उसके हाथ में राक्षसी कृपाण प्रचंड लपटों से जल गई। राक्षसी कृपाण के प्रदर्शन के तहत वुडबर्निंग कृपाण में वास्तव में थोड़ी अजीब राक्षसी ऊर्जा थी। लपटें भी भयानक सफ़ेद थीं, हड्डी की आग की तरह थोड़ी अजीब लग रही थीं। उग्र लंबी कृपाण तुरंत मध्य हवा में फिसल गई, जो एक बड़ी आपदा में बदल गई। यह तुरंत फैल गया, पूरे आकाश को आग के जलते हुए समुद्र में डुबो दिया। पूरा आकाश आग के समुद्र में था, लगातार जल रहा था, क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की दिशा में। द वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के सदस्यों ने अचानक अपने भाव बदल दिए। ये शिवेन की ताकत बहुत भयानक थी। यह कुछ महीने पहले अतुलनीय था। यह कृपाण उन्हें पूरी तरह से हरा सकता था। अगर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ नहीं होता तो उन्हें नुकसान होता। इन सब के सामने वे तैयार नहीं थे। ऐसा कैसे हो गया? पिछले कुछ महीनों में उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन ये शिवेन इतना भयानक क्यों हो गया? यह उनकी कल्पना से बहुत परे था। ई जिंग, विशेष रूप से इस समय युद्ध में दो लोगों को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। इन दोनों में से कोई भी उसे आसानी से मारने की ताकत रखता था। अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके और इन दो लोगों के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने आखिरकार अपनी ताकत में सुधार करके ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वीं स्तर की चोटी की स्थिति हासिल कर ली। यहाँ तक अगर वह कुछ महीने पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से निपटता तो भी उसे जरा सा भी डर नहीं होता। उसके दिल में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को चुनौती देने का इरादा था। कोई भी जीवन भर के लिए दूसरे के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थीं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को दुनिया पर राज करने वाला क्यों होना चाहिए? कोई और क्यों नहीं? वह दुनिया पर राज करने वाला भी हो सकता है। लेकिन इस समय वह आखिरकार समझ गया कि कुछ महीने पहले उसके पास क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से मुकाबला करने की ताकत थी। हालांकि यह कुछ महीने पहले ही था, अब नहीं। कुछ ही महीनों का फासला स्वर्ग और धरती जैसा था। आग के समुद्र का सामना करते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य था। उसके हाथ में राक्षस भाला एक पल में बेतहाशा घूम गया, जिससे अनगिनत दानव आभा फैल गए। इसने तुरंत आकाश को छेद दिया। एक दानव अजगर में बदल गया। यह सीधे आकाश में घुस गया और आग के समुद्र में विस्फोट हो गया। अनगिनत दानव आभाओं से संघनित इस दानव ड्रैगन का सामना करते हुए आग का मूल रूप से आक्रामक समुद्र एक पल में पीछे हट गया। भाला आभा जहां से भी गुजरी, लपटें तुरंत बुझ गईं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के फिगर ने बारीकी से पीछा किया। आग के पूरे समुद्र में उसने एक रास्ता खोला और सीधे एक शिवेन के पास गया। एक चाल, मैं तुम्हें एक चाल में हरा दूंगा। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ में राक्षस भाला एक राक्षस अजगर की तरह लहराया गया था। इसने एक ही पल में येक शिवेन के चेहरे पर वार किया। वह एक ही चाल में येक शिवेन को छुरा घोंपकर मार डालना चाहता था। येज़िवेन के दायरे की तुलना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से नहीं की जा सकती, जो पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर पर था। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल वह था जो बहाव के खिलाफ जा सकता था और अपने से ऊंचे दायरे वाले किसी व्यक्ति को जीत सकता था, तो येज़िवेन एक भयानक राक्षस था जो प्रवाह के खिलाफ जा सकता था और उसके जैसे लोगों को जीत सकता था। तब येज़िवेन एक भयानक राक्षस था जो प्रवाह के विपरीत जा सकता था और अपने जैसे लोगों को जीत सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बहुत ही निचले दायरे से उसके अस्तित्व को पूरी तरह से दबा सकता है। यह उनके लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। उन्होंने हमेशा एक निचले दायरे के साथ एक उच्च क्षेत्र के अस्तित्व को दबा दिया था। हालांकि येज़िवेन के सामने यह सिद्धांत अमान्य था। यदि वह प्रतिभाशाली था तो येज़िवेन एक राक्षस था, एक राक्षस। तो वह अनिच्छुक था। वो ये साबित करना चाहता था कि वो एक शिवेन से ज्यादा मजबूत है। भले ही एक शिवन के पास दानव कृपाण हो, भले ही एक शिवेन प्रवाह के विपरीत जा सकता था, फिर भी वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने हास्यास्पद रूप से नाजुक था। इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इस तरह के भाले से वार किया, लगभग आकाश को भेदते हुए। इस समय येज़िवेन का माथा हल्का दर्द कर रहा था। भाला आभा उनकी आभा ढाल के माध्यम से बेहोश हो गई और सीधे उनके चेहरे पर जा गिरी। यदि यह उनके अत्याचारी अवतार के लिए बाहर देवत्व संरक्षण की एक परत के लिए नहीं होता, तो उनका सिर सीधे छेद कर दिया जाता और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। यह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ वास्तव में शक्तिशाली था। औसत पारलौकिक क्षेत्र 8वां स्तर उसके जूते ले जाने के योग्य भी नहीं था। हालांकि येज़िवेन थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगी। केवल ऐसा विरोधी ही उसका विरोधी होने के योग्य था। उनकी मार्शल आर्ट में तेजी से अपनी ताकत में सुधार करने के लिए उन्हें लगातार मजबूत दुश्मनों को हराने की आवश्यकता थी। इस समय उसने अचानक अपने हाथ में लंबी कृपाण वापस ले ली और खुद के सामने आ गई। डांग, तेज आवाज के साथ लंबी कृपाण और राक्षस भाला अचानक आकाश में टकरा गए। हवा में दो अर्थ लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट्स की टक्कर की कल्पना की जा सकती थी कि शक्ति कितनी भयानक थी। एक के बाद एक दानव दाव कानून उभरने लगे।
दो पृथ्वी स्तरीय मार्शल यंत्र पहले से ही अनगिनत कानूनों से उलझे हुए थे। इस समय यह सत्ता और कानूनों की लड़ाई थी। बस एक पल में दो जादुई कलाकृतियों के बीच टकराव से आसपास की हवा में विस्फोट हो गया। अंतरिक्ष में लहरें भी दिखाई दी, जैसे कि यह अगले सेकंड में टूट जाएगी। इस समय क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के राक्षस भाले के ऊपर एक भयानक आभा बह निकली। राक्षस के भाले से एक विशाल राक्षसी छाया निकली। ये जीवेन के हाथ में राक्षस कृपाण को दरकिनार करते हुए और सीधे ये जीवेन के पास गई। ये जीवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि यह दानव भाले में हथियार की आत्मा थी। हालांकि ये जीवेन के विपरीत इस क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने किसी कारण से हथियार की भावना को मिटाने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि शस्त्र स्पिरिट वाले दानव भाले में ये जीवेन के हाथ में राक्षस कृपाण की तुलना में अधिक आध्यात्मिक आभा थी। जी जैसे ही वह आगे बढ़ा, राक्षसी छाया चकरा गई। हम्फ, तू जीवेन ने ठंडेपन से सूंघा। उसका शरीर अचानक खून के रंग की रोशनी से चमक उठा और खून से रंगी आकृति सीधे बाहर निकल आई। यह लाल रंग की आकृति कोई और नहीं बल्कि ये मोह थी। हालांकि ये जीवेन के राक्षसी कृपाण में हथियार की भावना को खत्म कर दिया गया था, ये मोह अभी भी वहां था। ये मोह सीधे बाहर निकले। जैसे ही हथियार की आत्मा एक शिवेन की ओर दौड़ने वाली थी, उसने एक चाल चली। टस्क टस्क, तुम में वास्तव में इस पूर्वज के सामने एक चाल चलने की हिम्मत है। उन्होंने उपहास किया और अज्ञात दानव कबीले दैवीय तकनीक के एक सेट को सीधे उड़ा दिया। यह अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। अनगिनत दानव दाव कानून उभरने लगे। यह अभी यीशी की राक्षसी तकनीक से कहीं अधिक रहस्यमय थी। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक दानव भगवान का अनुसरण किया था। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल डिमन वर्ल्ड में मार्शल आर्ट ही उनके लिए उनमें से बहुत कुछ जानने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट भी कोई समस्या नहीं थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं था, अन्यथा वह एक और अद्वितीय दानव होगा। इस टूल स्पिरिट के सामने जिसने अभी अभी भ्रूण रूप लिया था, ये जीवेन पूर्वज स्तर का पात्र कहलाने के लिए बिल्कुल योग्य थी। वह नहीं जानता था कि वह कितने साल जीवित रहा, लेकिन वह निश्चित रूप से एक बूढ़ा राक्षस था। बूम, ये मोह के सामने, जो न जाने कितने वर्षों तक भगवान के लिए जिए थे, यह कलाकृति भावना एक बच्चे की तरह कोमल थी। यह सीधे ये मोह की मुट्ठी से टकराया था। गर्जन, टूल स्पिरिट बार बार चिल्लाया। यह बार बार चिल्लाया, ऐसा लग रहा था जैसे एक शिवेन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल फिर से चला गया। वह अपने राक्षसी भाले में हथियार की आत्मा को ये मोह द्वारा सीधे नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था। लंबे भाले को तुरंत वापस ले लिया गया था और हथियार की आत्मा को तुरंत ये मोह से अलग कर दिया गया था। उसने तुरंत ये जीवेन के साथ नहीं लड़ने का फैसला किया। उसके सामने हथियार की आत्मा बहुत भयानक थी। हथियार की भावना उसकी हथियार की भावना से काफी अधिक परिपक्व हो गई थी। यह कल्पना करना कठिन था कि इस तरह के हथियार को तैयार करने में कितने साल लग गए। लेकिन यह राक्षसी कृपाण में शस्त्र आत्मा की तरह नहीं दिखती थी। क्या यह पिछले इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में हथियार की भावना हो सकती है? ये विचार उसके दिमाग में कौंधते रहे। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन आखिर वो एक शिवेन नहीं था। सब कुछ समझ पाना संभव नहीं था। इसे केवल कुछ अनुमान ही माना जा सकता है। हालांकि उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूमने लगे, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। लंबा भाला तुरंत लॉन्च किया गया। तेज तेज तेज, उनके भाले की गति अतुलनीय रूप से तेज थी। वास्तव में यह प्रकाश की गति से भी तेज थी। वह पहले ही एक पल में दर्जनों बार वार कर चुका था। ये जीवेन भाले से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ढका हुआ था। वह उसे एक पल में हाथी में बदलना चाहता था। इस भाले की गति बिजली की तरह तेज थी। यह अंतहीन मोकी के साथ मिला हुआ था और ये जीवेन को छुरा घोंपकर मौत के घाट उतारने वाला था। हुश, भाला जबरदस्त ताकत के साथ ये जीवेन के शरीर में घुस गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि ये जीवेन प्रकाश की किरण में बदल गया था और गायब हो गया था। वह सिर्फ एक आफ्टर इमेज था। अच्छा नहीं है, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अंदर ही अंदर कोसा। वह तुरंत विरोध करने के लिए मुड़ा। उसके शरीर में जोरदार ची उछली, पूरी तरह से खुद को बचाते हुए। और इस समय, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लौ की एक गेंद तुरंत उसके पीछे से गिर गई। जिधर से गुजरी, आकाश जल उठा और सीधा गिरा। बजना, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ब्लॉक करने के लिए घूमा। उसके हाथ में लंबा भाला आग की लपटों से टूट गया और ब्लेड से फट गया। बूम, पृथ्वी के स्तर के मार्शल आर्ट उपकरणों की भयानक टक्कर ने भयानक ऊर्जा की तरंगों को तुरंत बाहर भेज दिया। अनगिनत कानून तोड़े या बने। इन दोनों विशेषज्ञों के सामने, जो पहले ही कानूनों के संपर्क में आ चुके थे, छिपने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इस समय जबरदस्त बल द्वारा दोनों को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। दोनों ने केवल एक कदम पीछे लिया और फिर से आगे बढ़े। वे दोनों वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था। राज्य के मामले में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल वास्तव में श्रेष्ठ था, लेकिन ये जीवेन का भौतिक शरीर अधिक भयानक था।
वह मानव त्वचा में एक राक्षस की तरह था, सीधे तौर पर इन फायदों की भरपाई करता था। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। लंबे कृपाण ने आग की लपटों को शून्य में गिरा दिया और सीधे नीचे गिर गया। एक पल में हजारों कृपाणों को काट दिया गया। दूर से देखने पर चौंकाने वाला दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। सर्वनाश की आभा फैलनी शुरू हो गई और बिना आवाज के हाहाकार ने लोगों को भय से कांपने का कारण बना दिया। आसमान से एक के बाद एक उल्काएं जमीन पर गिरती जा रही थीं। प्रत्येक उल्का ने धुएं और धूल की अंतहीन मात्रा को जन्म दिया। इस समय वे कृपाण आभा सीधे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ओर फिसले। ये ज़िवेन एक जबरदस्त हस्ती थी। उसकी साधना बहुत पहले ही एक अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी। सटीक नियंत्रण के साथ उसके लिए बड़ी संख्या में कृपाण को बेकार स्थानों पर बर्बाद करना असंभव था। वे सभी युवराज मगरमच्छ की ओर लपके, एक के बाद एक कृपाण आभा सुपरइम्पोज्ड, एक भयानक पैमाना बनाते हुए। बूम! क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पलटवार करना चाहता था, लेकिन लॉन्च होते ही कृपाण आभा से लंबा भाला तुरंत टूट गया। कृपाण आभा अंतहीन क्यूई से संघनित होकर सीधे नीचे गिर गई। यह वाकई भयानक था। कृपाण आभा अप्रतिरोध्य बल के साथ उसकी भाले की आभा से टूट गई और उसके शरीर पर जा गिरी। उनका लंबा फिगर सीधे कट गया था। युवा मास्टर, राजकुमार, यह देखते हुए कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को काट दिया गया था, वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों ने कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मगरमच्छ कृपाण से कट जाएगा। क्या ये ज़िवेन उनके सामने एक राक्षस है? कुछ लोगों ने इस दृश्य को अविश्वास की दृष्टि से देखा। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे और वे इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के मध्य हवा में सैकड़ों मीटर दूर उड़ाए जाने के बाद वह अचानक रुक गया और येक्षिवेन को ठंडेपन से देखा। उसके शरीर से कुछ टुकड़े फिसल गए। यह वह आंतरिक कवच था जिसे उसने पहना था। यह सुपरइम्पोज्ड कृपाण आभा द्वारा एक पल में विस्फोट कर दिया गया था। वह मानव स्तर का आंतरिक कवच था। बाहरी लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक शानदार मार्शल आर्ट उपकरण था जिसे पाना मुश्किल था। लेकिन अब येक्षिवेन की कृपाण से पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं किया गया था। उसने येक्षिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, मुझे देखने दो कि इतनी कृपाण तकनीक से काटने के लिए तुम्हारे पास कितनी ची बची है। यदि यह केवल एक साधारण कृपाण आभा होती तो उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में धकेलना असंभव था। लेकिन अब असली समस्या ये थी कि वो कृपाण और रास येक्षिवेन के नियंत्रण में आरोपित थे। यह 1 और 1 2 के बराबर नहीं था, बल्कि 1 और 1 2 से बड़ा था। इतने सारे कृपाणों के एक साथ घनीभूत होने के कारण क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अप्रतिरोध्य बल के साथ उड़ा दिया गया था। यदि उसके पास वह आंतरिक कवच नहीं होता तो वह येक्षिवेन द्वारा मारा जाता जब वह पकड़ा जाता। बेशक इस तरह की चाल लगातार शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि प्रत्येक कृपाण आभा काफी मात्रा में क्यूई की खपत करती थी। यदि वह एक सांस में इतने सारे कृपाणों को लॉन्च करना चाहता था तो क्यूई की खपत इतनी अधिक होगी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी भयभीत हो गया। इस ट्रू एसेंस को बर्बाद करने के बजाय इसे रखना बेहतर था और इसका उपयोग कुछ तुरुप के पत्ते और इसी तरह की चीजों को करने के लिए किया जाता था। आपकी सोच से भी ज्यादा, ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। जब वह फिर से सबके सामने आया तो वह पहले ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने दौड़ पड़ा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अचानक अपने शरीर को तुरंत एक भयानक दबाव महसूस किया। उसने महसूस किया कि एक तेज कृपाण आभा उसकी ग्लैबेला पर फिसल रही है, जैसे कि उसके पूरे शरीर को आधा काट देना। येक्षिवेन की गति बहुत तेज थी। भले ही उसने अपने शैतान के पंख नहीं खोले हों, लेकिन उसकी गति अभी भी युवा पीढ़ी के बीच बेजोड़ थी। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येक्षिवेन के साथ लड़ाई की थी। वह कैसे नहीं जान सकता था कि येक्षिवेन की गति भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। पहले उसकी तैयारी नहीं होती थी। अब जब वह तैयार हो गया था तो वह स्वाभाविक रूप से येक्षिवेन को आसानी से सफल नहीं होने देगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने एक पल में अपने लंबे भाले को उछाला, उसमें खुद को बचाते हुए। डांग! यह एक और चौंकाने वाली टक्कर थी। बूम बूम बूम! येक्षिवेन का आक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अभी भी बमबारी कर रहा था। उसकी गति अत्यंत तेज थी। मूल रूप से उन्होंने लगातार हमला करते हुए लड़ाई में पहल की। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को केवल विरोध करने के लिए संघर्ष करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल हर बार ये ज़िवेन की गति के साथ चलने में सक्षम लग रहा था, लेकिन वह पूरे दृश्य में एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। वह केवल येक्षिवेन के हमलों को देख सकता था और वह केवल निष्क्रिय प्रतिक्रिया दे सकता था। येक्षिवेन की गति पर पूरी पकड़ का कड़वा परिणाम था। पलक झपकते ही दोनों पक्षों ने मध्य हवा में सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया। इस समय उनके बगल के दर्शक पहले से ही गूंगा थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्या यह युवराज मगरमच्छ की लड़ाई है?
क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पदार्पण के बाद से वह पहले से ही एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे। उन्होंने पुरानी पीढ़ी के कई प्रसिद्ध प्रतिभाओं को हराया था। धीरे धीरे कुछ ही लोग थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उल्लेख नहीं है, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के लिए एक नुकसानदेह स्थिति में होना अनसुना था। क्या यह अभी भी क्राउन प्रिंस मगरमच्छ है? उसे पूरी तरह से कैसे दबाया जा सकता है? एक बार यह खबर बाहर हो गई तो मुझे डर है कि यह सभी को चौंका देगा। किसी ने अविश्वास में कहा। येज़िवेन की हर कृपाण की शक्ति बढ़ रही थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल न केवल गति में येज़िवेन के पीछे पड़ गया, बल्कि उसकी विस्फोटक शक्ति भी येज़िवेन जितनी अच्छी नहीं थी। कृपाण आभा अक्सर उसकी रक्षा में घुस सकती थी और उसके शरीर को काट सकती थी। यदि उसने आंतरिक कवच की कई परतें नहीं पहनी होती तो वह इस समय आधे में कट जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका जेन युआन अनंत है? किसी ने पूछा। गूंगा। इस समय सभी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी येज़िवेन ने कृपाण आभा को लगातार कम करने में संकोच नहीं किया। हालांकि पारलौकिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद क्यूई की पुनर्प्राप्ति गति पहले से ही बहुत तेज थी, यह निश्चित रूप से इस तरह की खपत का सामना नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण बात, येज़िवेन का क्षेत्र क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तुलना में बहुत कम था, तो उसकी क्यू क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से अधिक मोटी कैसे हो सकती है? इसके अलावा मानव क्यूई हमेशा समान स्तर के बीच औसत दर्जे का रहा था। यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से भी बदतर था। अगर यह जारी रहा तो येज़िवेन हार जाएगी। उसके हमले जितने भयंकर थे, हारने पर वह उतना ही दुखी होगा। यहाँ तक क्यूई की पुनर्प्राप्ति गति भी इतनी तेज नहीं थी। यदि यह जारी रहा तो वह केवल मृत्यु के लिए थक जाएगा। मैदान में क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को लग रहा था कि आखिरकार इस समस्या का एहसास हो गया है। उसने धीरे धीरे आक्रमण और रक्षा को संतुलित करना शुरू किया और अधिक हमला करने और अधिक बचाव करने के लिए स्थानांतरित हो गया। येज़िवेन की ताकत ने उन्हें झकझोर दिया। वो येज़िवेन को कम समय में हरा नहीं सका। येज़िवेन की हार का इंतजार करना बेहतर था। येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को फिर से मारा। उन्होंने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की योजना को एक नज़र में देखा। क्या येज़िवेन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हारने का इंतजार करना चाहती थी? वह कैसे संभव है? यदि येज़िवेन एक साधारण व्यक्ति होता तो वह जेन युआन की थकावट से मर जाता, लेकिन क्या येज़िवेन एक सामान्य व्यक्ति था? उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी हंसी कौंध गई। भले ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपनी ची को समाप्त कर दिया हो, येज़िवेन अभी भी इससे बहुत दूर था। स्टार बीस्ट की वंशावली को एकीकृत करने के बाद येज़िवेन को स्टार बीस्ट की कुछ विशेषताएं विरासत में मिलीं। उदाहरण के लिए, वह चीज जो औसत मानव से कहीं अधिक बड़ी थी उनमें से एक थी। यदि येज़िवेन को अतीत में मानव त्वचा में एक राक्षस कहा जाता था तो यह कहा जाता था कि उसके पास लड़ने की भयानक शक्ति थी। लेकिन अब येज़िवेन वास्तव में मानव त्वचा में एक राक्षस की तरह थी। यदि उसके पास यह विचार था और वह येज़िवेन की ची के समाप्त होने तक विरोध करना चाहता था तो उसे येज़िवेन को यह दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी ची कितनी जोरदार थी। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जो जाने देता रहा, उसकी राय में बस रक्षाहीन था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, क्या यह सब आपके पास है? येज़िवेन ने उपहास किया और पूछा। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण लहराई। कृपाण 1000 किलोग्राम की तरह पटक कर आसमान को चीरती हुई निकली। बूम! क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को फिर से येज़िवेन की कृपाण से उड़ते हुए भेजा गया। उसमें भयानक शक्ति कांप उठी। यहाँ तक कि राक्षस भाला भी बहुत अधिक शक्ति का प्रतिसंतुलन नहीं कर सका। दानव भाला अपने आप में एक आक्रामक मार्शल आर्ट उपकरण था। इस समय यह स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल काफी शर्मिंदा हुआ। उसने मुंह भर खून बहाया। अचानक वह यह जानकर चौंक गया कि समय बीतने के साथ उसकी चोटें और अधिक गंभीर हो गई थीं। शायद प्रत्येक वार उसे मार नहीं सकता था और केवल मामूली चोटें ही दे सकता था। हालांकि निम्नलिखित गंभीर चोटों में जमा हो जाएंगे जिनका इलाज करना मुश्किल था। उस समय तक चोट अस्थि मज्जा तक पहुंच चुकी होगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि येज़िवेन का चेहरा लाल नहीं था और न ही उसकी सांस फूल रही थी। ऐसा लगता था कि पिछली लड़ाई ने उस पर बहुत अधिक बोझ नहीं डाला था। केवल अब वह अचानक जाग गया। क्या यह येज़िवेन द्वारा रची गई साजिश हो सकती है? सभी ने सोचा कि अगर येज़िवेन इसी तरह से लड़ना जारी रखती है तो शायद वह पहले अपने जेन युआन को थका देगी और मर जाएगी, लेकिन उन्होंने वास्तव में अनुमान नहीं लगाया कि अंत में जेन युआन येज़िवेन के पास कितना था, और अगर वह इस तरह बचाव करना जारी रखता है तो शायद वो येज़िवेन से पहले मर जाएगा। इससे पहले कि येज़िवेन का जेन युआन थक जाता, वह गंभीर रूप से घायल होकर मर जाएगा। क्या यह येज़िवेन की योजना थी? यह सोचकर उसके मन में एकाएक कंपकंपी मच गई। अगर यह येज़िवेन की योजना थी तो येज़िवेन की साजिश बहुत भयानक थी। यह सोचकर उसका येज़िवेन के साथ समय बिताने का मूड नहीं था। येज़िवेन ने ऐसा किया हो या नहीं, वह अब इतना कायर नहीं बनना चाहता था।
उसकी महत्वाकांक्षा पुनर्जीवित हो गई थी और उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। वह आकाश तक गरजता है और उसके हाथ में दैत्य का भाला अचानक से छूट गया। यह राक्षसों की छाया से भरे आकाश में बदल गया और येशिवेन पर हमला करने लगा। येशिवेन के हाथ में लगा दानव कृपाण टूटकर बाहर आ गया। शक्तिशाली जेन युआन बह गया, क्षैतिज रूप से फिसलने वाली कृपाण आभा में बदल गया। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येशिवेन के साथ गतिरोध जारी रखने की योजना छोड़ दी। जाहिर है उसने येशिवेन की योजना को समझ लिया था। येशिवेन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, वह बस ठंडी मुस्कान बिखेर रही थी। तो क्या हुआ अगर उसने इसके माध्यम से देखा? उनका क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को धोखा देने का इरादा नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येशिवेन का कट्टर दुश्मन था। ऐसे चरित्र को कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए धोखा देना असंभव था। चूंकि मैं धोखा देना जारी नहीं रख सकता तो मैं उसे एक ही बार में नष्ट कर दूंगा। यह सोचकर येशिवेन ने सीधा हमला किया। मूल रूप से येशिवेन का भौतिक शरीर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की तुलना में अधिक अत्याचारी था। चाहे वह अत्याचारी गोल्डन बॉडी हो या स्टार बीस्ट का ब्लड लाइन, उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। बता दें कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी घायल हो गए थे। इस समय येशिवेन से लड़ना कोई बुद्धिमानी का विचार नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कुछ देर के लिए येशिवेन के विस्फोटक हमले से हार गया। कृपाण आभा और भाला आभा टकराए और मध्य हवा में एक दूसरे को भस्म कर दिया। शक्तिशाली युद्ध आभा को दूर से ही महसूस किया जा सकता था। लड़ाई देखने वाले आगे और पीछे हट गए, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अन्यथा शॉकवेव से उनके घायल होने की संभावना थी। जैसे जैसे दोनों धीरे धीरे लड़ते गए, लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई। इस दौरान किसी की पास आने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक उन्हें दूर रहना पड़ता था। यहां तक अधिक शक्तिशाली वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ भी कोई अपवाद नहीं थे। वे शुरू में छोड़ना नहीं चाहते थे। वे रुककर देखना चाहते थे कि क्या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की मदद करने का कोई मौका है। पहले होते तो ऐसे विचार ही नहीं आते। उनके दिलों में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक देवता था। वह अजेय था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का विरोधी कोई कैसे हो सकता है? लेकिन अब उन्होंने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने येशिवेन की ताकत देखी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल मूर्ख था। यहां तक कि उनके मन में थोड़ा सा विद्रोही विचार भी था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येशिवेन से हार सकता है। अगर ऐसा होता तो आसमान भी ढह जाता। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, यदि आपके पास केवल यह थोड़ी सी ताकत है तो आप निश्चित रूप से मेरे हाथों मर जाएंगे। येशिवेन ने उपहास किया। उसके हाथ की लंबी कृपाण तुरंत फिसल गई। कृपाण की आभा युवराज मगरमच्छ पर गिरी। शुरुआत में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसी चींटी में कुछ कौशल होंगे। फिर भाड़ में जाओ। इस समय क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने ठंड से सूंघ लिया। उसके शरीर की सारी ची एक साथ उबलने लगी। उसके शरीर से कानून निकले। यह वह कानून था जिसे उसने संघनित किया था, जो उसका था। ये कानून उसके चारों ओर एक निश्चित रहस्यमय कानून के अनुसार घनीभूत हो गए, एक क्षेत्र का निर्माण किया और जल्दी से सभी दिशाओं में फैल गया। गति बिजली की तरह तेज थी। येशिवेन तुरंत उसमें फंस गई। छद्म क्षेत्र, ये विचार तुरंत येशिवेन के दिमाग में कौंध गया। लेकिन इस समय जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे इलाके में घेर लिया गया था। क्या वह क्षेत्र है? उपस्थित सभी विशेषज्ञ तुरंत दंग रह गए। वे सभी अनुभवी और जानकार लोग थे। उनमें से कई पुराने राक्षस भी थे जो हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। हो सकता है कि वे बहुत मजबूत न हों, लेकिन उनकी दृष्टि कई युवा विशेषज्ञों से कहीं अधिक मजबूत थी। बहुत से लोगों ने लगभग तुरंत निर्णय लिया कि यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का क्षेत्र है। कई लोगों ने इस इलाके को देखा था जब इसे सामने लाया गया था। नहीं, यह एक क्षेत्र नहीं हो सकता। आखिरकार क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने कानून घोषणा पत्र के दायरे में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए यह एक क्षेत्र नहीं हो सकता। फिर केवल एक ही व्याख्या है, यह एक छद्म क्षेत्र है। किसी ने विश्लेषण किया और ठंडी सांस लेना शुरू किया। भले ही यह सिर्फ एक छद्म डोमेन है, कई योद्धाओं के लिए यह अभी भी एक दुर्लभ खजाना है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने छद्म डोमेन की खेती कैसे की? क्या ऐसा हो सकता है कि छठी मंजिल है? एक परियों का देशन्य था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल एक छद्म डोमेन की खेती कैसे कर सकता था? नहीं, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने लंबे समय से इसका अभ्यास किया होगा, क्योंकि वह छद्म क्षेत्र से इतना परिचित है। यह एक अस्थायी अभ्यास नहीं है। मुझे डर है कि उसने दानव वशीकरण टॉवर में प्रवेश करने से पहले इसमें महारत हासिल कर ली थी। उस पूंजी में से एक होना चाहिए जो वह शीर्ष 100 की सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन अब इसे बाहर कर देगी। वे सही थे। येशिवेन ने लगभग तुरंत निर्णय लिया कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल इस क्षेत्र में बहुत कुशल था। यह निश्चित रूप से एक अस्थायी अभ्यास नहीं था। शायद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल कई सालों से इसका अभ्यास कर रहे थे। वही होंग से कहीं अधिक कुशल था। हालांकि
उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि यह क्षेत्र बहुत कुछ वैसा ही था जैसा येज़ेवेन ने पहले ही होम से महसूस किया था, या यह बस एक प्रतीत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रदेश एक ही सांचे में उकेरे गए हैं, या यह बस एक ही क्षेत्र था। दोनों की ताकत को देखते हुए क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को यीहोन को यह क्षेत्र सिखाना चाहिए था। चाहे वह क्षेत्र की सीमा हो या प्रवीणता की डिग्री, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल यीहोन से बहुत ऊपर था। येशिवेन बिना अनुमान लगाए कारण जानती थी। मैंने आप पर इसका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येशिवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान चमक उठी। इलाके का प्रदर्शन करने के बाद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। यहां तक अगर यह येज़ेवेन भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्षेत्र वाले व्यक्ति और बिना क्षेत्र वाले व्यक्ति के बीच की खाई स्वर्ग और पृथ्वी की तरह थी। येशिवेन को कुचलने के लिए काफी था। हालांकि उसने सुना था कि येज़ेवेन ने यीहोन के उसी क्षेत्र को तोड़ दिया था, वही क्षेत्र जो यीहोन के हाथों में था वह उसके हाथों में नहीं हो सकता था। येज़ेवेन ने अचानक महसूस किया कि उसकी गति बहुत धीमी थी। यह पानी में मछली की तरह होने की पिछली अवस्था के समान नहीं था। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन भौहें चढ़ाता था। शायद उसे छद्म डोमेन की खेती करने पर विचार करना चाहिए। भले ही यह एक छद्म डोमेन है, फिर भी यह एक डोमेन का प्रोटोटाइप है। यह कोई डोमेन न होने से कहीं बेहतर है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर की तुलना में एक ट्रांसेंडेंट रियलम मास्टर के लिए एक छद्म डोमेन की खेती करना अधिक कठिन था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ। चूंकि दूसरों के पास इसे संक्षेप में करने का एक तरीका था, तो वह इसे करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा अब उसके पास एक और तुरुप का इक्का था जिसका वह उपयोग कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि येज़ेवेन ने अचानक सोचा कि अगर एक दिन वह कानून घोषणापत्र क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो क्षेत्र के साधनों के बिना कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ये मुंह से यह भी सुना कि वास्तविक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ भयानक थे। क्षेत्र में वे असली देवता थे जो हर चीज पर हावी थे। उनके क्षेत्र में गिरना एक मृतंत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत था। उनके अधिकार क्षेत्र में उनके खिलाफ लड़ना दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के खिलाफ लड़ने जैसा था। यह एक सच्चे भगवान के खिलाफ लड़ने जैसा था। जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। भले ही एक शिवन अहंकारी था, वह जानता था कि यह उन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। लेकिन अगर उन्होंने एक डोमेन को संघनित किया तो स्थिति अलग थी। यहां तक अगर यह सिर्फ एक छद्म डोमेन था तो उसने वास्तविक डोमेन के साथ लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने का साहस किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का एक डोमेन था। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि अन्य युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों ने अपने स्वयं के डोमेन को संघनित नहीं किया था। एक छद्म डोमेन वाले विशेषज्ञ का सामना करना, भले ही यह एक डोमेन विशेषज्ञ की तरह मुश्किल न हो, यह कोई साधारण मामला नहीं था। दूसरी ओर, यदि येज़ेवेन के पास अब अपना खुद का डोमेन होता तो वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के डोमेन को तोड़ने के लिए सीधे अपना डोमेन चला सकता था। इसे इतना जटिल नहीं होना था। उसे रणनीति के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह हर तरह से कुचल सकता था। डोमेन की सुरक्षा के बिना क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यह था पूरा भरोसा। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, फिर भी येज़ेवेन ने इस बारे में बहुत कुछ सोचा। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद येज़ेवेन को अचानक लगा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसने महसूस किया कि हर सांस लोहे के टुकड़े में सांस लेने जैसी भारी थी। येज़ेवेन, आज तुम्हारी किस्मत में मरना तय है। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के हाथ में राक्षस भाला तुरंत दिखाई दिया और सीधे येज़ेवेन के चेहरे पर जा लगा। इस क्षेत्र में येज़ेवेन बहुत प्रतिबंधित था, लेकिन उसके लिए यह पानी में मछली की तरह था। डोमेन के दायरे में वह अपनी गति को पहले से तेज करने के लिए डोमेन को बदल भी सकता था। इस क्षेत्र में वही एकमात्र सच्चा देवता था। अगर वह अपनी गति बढ़ाना चाहता था तो वह इसे बढ़ा सकता था। यदि वह वायु प्रतिरोध को कम करना चाहता था तो वह इसे कम कर सकता था। हालांकि इसकी तुलना किसी ईश्वर द्वारा निर्मित ईश्वरीय राष्ट्र से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत प्रभावशाली था। इस नींव के साथ, एक बार जब वह भविष्य में ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो अपने स्वयं के डोमेन को संघनित करना केवल समय की बात थी। यह भाला संवेग वज्र के समान था। भाले की आभा ने एक ठंडी दानव रोशनी निकाली जो सर्दियों की तरह ठंडी थी। आसपास का दानव आभा क्षण भर में लीन हो गया। भाले ने दुनिया को ऐसे छेदा जैसे वह पूरी दुनिया को छेद सकता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जैसे वो येशिवेन को अपने हाथों मरते हुए देख रहा हो। उसने येशिवेन को भाले से बेधने की योजना बनाई। उसे पूरा विश्वास था कि येशिवेन उसके अधिकार क्षेत्र से भागने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि जैसे ही उसका लंबा भाला येशिवेन के शरीर को छेदने वाला था, उसे नहीं लगा कि उसने एक इकाई को छेदा है।
निश्चित रूप से उसका शैतान भाला सीधे येज़िवेन के शरीर में घुस गया और फिर येज़िवेन अप्रत्याशित रूप से प्रकाश के पिंड में बदल गया। यह अभी की स्थिति के समान ही था। यह लगभग अभी अभी की स्थिति को दोहराने जैसा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की आंखों में अभी भी अविश्वास भरा हुआ था। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अभी जो स्थिति है वह उनके द्वारा फिर से बनाई जाएगी। यदि अभी की स्थिति को फिर से बनाया गया था तो उसके बारे में क्या? उनके डोमेन के अंदर यहाँ तक सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी प्रभावित होंगे। हालांकि किसी की ताकत जितनी अधिक होगी वे उतने ही कम प्रभावित होंगे। हालांकि भले ही वे छोटे हों फिर भी उनकी गति बहुत सीमित होगी। बाहरी दुनिया में जितने तेज थे उनके लिए उतना तेज होना असंभव था। जब तक उनका अपना डोमेन नहीं होगा वे उसके डोमेन के प्रभावों का प्रतिकार करने में सक्षम होंगे और इससे प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि येज़िवेन ने शुरू से अंत तक कोई डोमेन तकनीक नहीं दिखाई। उसकी गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ही नहीं, उनके आसपास के कई लोग भी हक्के बक्के रह गए। सभी ने येज़िवेन को अचानक गायब होते देखा था जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने उन्हें लगभग मार ही डाला था। हर कोई जानता था कि येज़िवेन गायब नहीं हुई थी। उसके आसपास कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं थे। दूसरे शब्दों में यह टेलीपोर्टेशन नहीं था। तब एक ही संभावना थी। येज़िवेन की गति बहुत तेज थी, उस स्तर से अधिक जिसे वे नग्न आंखों से देख सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा दृश्य था। लेकिन इस क्षेत्र में येज़िवेन अभी भी इतनी तेजी कैसे दिखा सकती है? जब हर कोई चकित था तभी बीच हवा से एक ठंडी आवाज आई। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, क्या आप उत्सुक हैं कि आपके आने से पहले मैं किस युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था? आज मैं आपको देखने दूंगा। सभी ने ऊपर देखा और आकाश में एक सुनहरी आकृति देखी। अगर यह येज़िवेन नहीं थी तो यह कौन हो सकता था? येज़िवेन ने ठंडेपन से उपहास किया। उसके पीछे सुनहरे पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ है। वे 10 मीटर से अधिक लंबे थे जो आकाश को ढके हुए थे। सुनहरे पंखों की इस जोड़ी के नीचे येज़िवेन की आकृति असामान्य रूप से छोटी थी। वह बिल्कुल भी खतरा नहीं था। क्या? क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को अचानक झटका लगा। येज़िवेन उसके हाथों से पूरी तरह बच निकला। पंखों का वह जोड़ा क्या था? उसे अचानक याद आया कि जब येज़िवेन पहले भी कई बार उसके हाथों से छूटा था तो उसने पंखों के इस जोड़े पर भरोसा किया था। पंखों की इस जोड़ी के साथ येज़िवेन की गति आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ जाएगी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार किसी भी तरह की गति तकनीक या अद्भुत गति से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसके डोमेन में संयमित होगा। उसे विश्वास था कि अगर येज़िवेन ने पंख फैला दिए तो भी उसके हाथों से बचना नामुमकिन था। यह मत भूलो कि वह अपने डोमेन के अलावा एक असाधारण अत्याचारी विशेषज्ञ भी था। उसकी गति जरा भी धीमी नहीं थी। अगर वह अभी भी अपने डोमेन की मदद से येज़िवेन को नहीं पकड़ सका और उसे भागने दिया तो उसे और जीने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने केवल इस बिंदु के बारे में सोचा। वो येज़िवेन से हारेगा या नहीं, इस बारे में सोचना भी नामुमकिन था। वह डोमेन के साथ येज़िवेन से कैसे हार सकता है? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। येज़िवेन ने ठंडेपन से उपहास किया। उसके पीछे पंखों का जोड़ा फैला और फड़फड़ाया। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति ने तुरंत इस दृश्य को झकझोर कर रख दिया, लगभग इस जगह को हवा और गड़गड़ाहट के क्षेत्र में बदल दिया। इस समय कुछ वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ जो अभी भी संपर्क करना चाहते थे, उन्हें तुरंत एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया। हालांकि ये हवा और गड़गड़ाहट की ताकतें इन पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर और 8वें स्तर के विशेषज्ञों को थोड़ी देर के लिए नहीं मार सकी, लेकिन यह निश्चित रूप से उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह क्या है? उसके पंखों की जोड़ी उस दिन से बिल्कुल अलग है जब मैंने इसे देखा था। इस समय दूर बैठे ईजिंग की आंखें डरावनी थीं। एक व्यक्ति के रूप में जिसने येज़िवेन की दानव पंखों की जोड़ी देखी थी, उसे इसका गहरा आभास नहीं हुआ था। सबसे पहले उन्होंने केवल ये महसूस किया कि येज़िवेन की गति तकनीक तेज थी, लेकिन बस इतना ही था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। येज़िवेन के कथन के अनुसार इस अवधि के दौरान उसके शरीर पर पंखों की जोड़ी में इस तरह के आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए थे। पहले पता होता तो समस्या की जड़ ही खत्म कर देते। उसने इस संकट को जीवित नहीं छोड़ा होता। हालांकि वह इस समय भूल गया था, अगर वे उस समय येज़िवेन को रोक सकते थे तो येज़िवेन कैसे बच सकते थे? वे येज़िवेन को आसानी से जाने नहीं देंगे। शुआ, येज़िवेन इस समय चले गए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका फिगर एक पल में गायब हो गया। उसके पीछे विशाल पंखों के साथ वह एक पल में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने था। टेलीपोर्टेशन की तरह ही उनका रूप मौन था। वह अचानक प्रकट हुआ, लेकिन अंतरिक्ष के फटने पर कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं हुआ। उसके प्रकट होने के बाद सभी ने हवा के माध्यम से कुछ फाड़ने की तेज आवाज सुनी। उसके पीछे हवा का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया और एक विशाल स्थानिक बेल्ट खुल गया। इस तरह की भयानक रफ्तार ने सभी को हैरत में डाल दिया।
यह हवा के माध्यम से टूटने की आवाज से भी तेज थी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी तेजी से होना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा ही पीछे था, हर कोई जानता था कि यह सार में अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन अभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के क्षेत्र में था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के क्षेत्र ने येज़िवेन की गति को प्रभावित किया। इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बिना येज़िवेन की गति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या यह उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड है? कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन के पास इतना आत्मविश्वास था। इतनी तेजी के साथ वह स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था। उसे कौन रोक सकता था? भले ही क्राउन प्रिंस मगरमच्छ ने पकड़ लिया, येज़िवेन को रोका नहीं जा सका। कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन नहीं गया, भले ही वह जानता था कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आ रहा है। जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने येज़िवेन को फिर से एक आश्चर्यजनक गति से अपने सामने आते देखा तो वह तुरंत जान गया कि इस बार येज़िवेन को रोकना असंभव था। इतनी तेजी के साथ अगर वो बचना चाहता तो यहाँ कोई भी येज़िवेन को पकड़ नहीं सकता था। शायद उन्हें कबीले के कानून घोषणा पत्र के बुजुर्गों को रोकना और उसे मारने के लिए भेजना पड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तहत ऐसे लोगों को मारना सबसे कठिन था। उसके पास किस तरह का आंदोलन कौशल था? वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना तेज हो सकता है। वह जितने भी आंदोलन कौशल जानता था उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस स्तर तक पहुंच सके। लेकिन इस समय उनके पास इस समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने हाथ में लंबा भाला उठाया और आने वाले हमले का सामना किया। बूम! येज़िवेन की कृपाण गति ने एक भयानक शक्ति को उजागर किया। मूल रूप से येज़िवेन की कृपाण गति एक पहाड़ की तरह भारी थी जो अपनी जबरदस्त शक्ति को पूरी तरह चरम पर पहुंचा रही थी। लेकिन अब यह उनकी बेहद तेज गति के साथ जुड़ गया था। भयानक शक्ति और गति द्वारा लाया गया भयानक कृपाण तुरंत क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के भाले के माध्यम से टूट गया और सीधे क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के शरीर पर गिर गया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा पहना गया आंतरिक कवच तुरंत येज़िवेन द्वारा तोड़ दिया गया और पाउडर में बदल गया। ये येज़िवेन की कृपाण गति को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। पफ! क्राउन प्रिंस मगरमच्छ पीछे की ओर उड़ गया। मुंह भर खून अचानक निकल आया। कृपाण के वेग से उसकी छाती सीधे कट गई। रक्त स्वतंत्र रूप से फूट पड़ा। यह ऐसा था जैसे येज़िवेन की कृपाण उसे हवा में 2 हिस्सों में विभाजित कर देगी। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को सीधे बाहर उड़ते और लगभग आधे में कटते देख हर कोई दंग रह गया या डर गया। दृश्य बहुत जल्दी बदल गया। प्रारंभ में सभी ने सोचा था कि जब वह क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि स्थिति एक पल में उलट गई थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, जिसने शुरू में सोचा था कि वह क्षेत्र को मुक्त करने के बाद येज़िवेन को हरा सकता है, येज़िवेन को हराने की तो बात ही छोड़ दें, वह येज़िवेन द्वारा लगभग मारा ही गया था। यह इतना बड़ा कैसे हो गया? इस येज़िवेन की गति बिजली की तरह तेज है। युवा पीढ़ी में उनसे तेज कोई नहीं है। यह किस प्रकार की चपलता तकनीक है? यह तो आश्चर्यजनक है। मुझे डर है कि पृथ्वी स्तरीय चपलता तकनीकों में से कोई भी इतनी भयानक ताकत हासिल नहीं कर सकता है। किसी ने अविश्वास में कहा। सब कुछ जल्दी हो गया। यह बस एक क्षण में हुआ। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को मौके पर ही काटकर बाहर कर दिया गया। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ इस समय अपने होश में आए और जल्दी से चिल्लाए। राजकुमार, मालिक! आवाज दिल दहला देने वाली थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की अगली पीढ़ी की आशा थे। ई यंग, ई होंग और अन्य लोग येज़िवेन के हाथों मारे गए। युवा पीढ़ी के लिहाज से लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि नुकसान कितना भी भारी क्यों न हो, यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को खोने जितना भारी नहीं था। अगर क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी खो गया तो कबीले को बहुत नुकसान होगा। जब तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अभी भी जीवित था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिक प्रतिभाएं मर गईं। इस समय वे येज़िवेन की शक्ति के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे। वे एक के बाद एक मैदान की ओर दौड़े। उनमें से प्रत्येक एक पागल राक्षस की तरह था। इन लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों का सामना करते हुए उस पर झपट्टा मारते हुए येज़िवेन ने मजाक उड़ाया। उसके पीछे तूफान के पंख अचानक फड़फड़ाए, अनगिनत हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति को पार करते हुए आसपास के हवा और गरज की शक्ति के समुद्र में बदल गए। उसमें निहित दानव आभा को निरस्त नहीं किया गया था। इसके विपरीत दानव पंखों के नियंत्रण में येज़िवेन ने दानव आभा को सुचारू रूप से चलाया। कोई प्रतिरोध नहीं था। यह ऐसा था जैसे येज़िवेन एक अद्वितीय दानव हो। ये राक्षस आभा उसके द्वारा आज्ञा मानने को तैयार थे। यह यीशी के आदेश से भी आसान था। किसी को पता होना चाहिए कि डेविल विंग्स ही डेविल रेस की एक जादुई क्षमता थी। डेविल क्यूई को जुटाना अपने आप में एक बहुत ही साधारण मामला था। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति दानव आभा में लिपटी हुई मध्य हवा में एक लंबा भाला बनाते हुए मुड़ने और घूमने लगी।
यह तुरंत विशाल आकाश के माध्यम से छेदा गया, लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों पर वार किया, जिन्होंने झपट्टा मारा। ये सभी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के मातहत थे। वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कुलीन और स्तंभ थे। ये जीवेन ने उन सभी का वध करने का मन नहीं बनाया। हालांकि वह खून का प्यासा नहीं था और उसे मारने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, वह जानता था कि अपने दुश्मनों का सामना करते समय वह नर्म दिल नहीं हो सकता। जियू जियू जियू। दानव आभा में लिपटी हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति एक लंबे भाले में संघनित होती है। ये जीवेन की आत्मा के नियंत्रण में, इसने तुरंत इन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों की ओर निशाना साधा। यदि यह केवल एक भला होता तो वे शायद इसका विरोध करने में सक्षम होते। हालांकि जब इतने सारे भाले मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिरे तो वे असहाय महसूस किए बिना नहीं रह सके। मौके पर वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ, जिन्होंने अभी अभी ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें स्तर पर पदोन्नत किया था, वे इसका विरोध नहीं कर सके। उन्हें मौके पर ही जमीन पर पटक दिया गया। लंबे भालों ने लाशों को सीधे जमीन पर पटक दिया। हवा और गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति उनके शरीर पर भड़क उठी, जिससे उनकी जीवन शक्ति का अंतिम अंश छिन गया। फिर यह हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति में बदल गया, हवा और गरज की शक्ति के पास के समुद्र में विलीन हो गया। ये जीवेन ने उपहास किया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की तरह ही उनके और इन लोगों के बीच का फासला इतना बढ़ गया था कि इन नंबरों से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। भले ही इन लोगों का दायरा उससे ऊंचा हो, उनमें से कई ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर पर हो, उनकी युद्ध शक्ति उससे बहुत दूर थी। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। ये जीवेन को अभी क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से निपटना था, इसलिए उनके पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। अब उनमें से कोई भी बच नहीं सकता था। ये जीवेन, जिसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, निश्चित रूप से उनकी कल्पना से परे एक भयानक दुश्मन था। ये उत्कृष्ट दायरे के 7वें स्तर के योद्धा लगभग तुरंत ही ये जीवेन द्वारा मारे गए थे। हालांकि अन्य ट्रांसेंडेंट रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञों का ये जीवेन द्वारा वध नहीं किया गया था, वे बहुत बेहतर नहीं थे। इस समय वे ये जीवेन के तूफान जैसे हवा और लंबे भाले की गरज के हमले का भी विरोध कर रहे थे। जब दूर दूर के विभिन्न कुलों के योद्धाओं ने इस दृश्य को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन मुंह से लार निकल गए। उन्हें केवल अपनी पीठ से टपकता ठंडा पसीना महसूस हो रहा था। उनके सामने भयानक दृश्य का सामना करते हुए उन सभी के मन में घूमने और मौके पर जाने का आग्रह था। एक बार जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे उन्हें केवल संख्याओं से नहीं मार सकते। उदाहरण के लिए क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। यहां तक अगर बहुत से लोग थे तो उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में धीमा करना होगा। धीमा करने के परिणाम स्पष्ट थे, उनका वध कर दिया जाएगा। ये जीवेन का विंड एंड थंडर पावर ओशन और भी भयानक था। वे पारलौकिक दायरे 7th लेवल वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वे उन्हें हरा भी सकते थे, लेकिन अब उन्हें वापस लड़ने का मौका दिए बिना ही जमीन पर पटक दिया गया। हालांकि ये शिवेन इस समय कुछ और ही सोच रही थी। वह इस बारे में सोच रहा था कि हवा और बिजली के इस समुद्र को उस क्षेत्र में कैसे बदला जाए जिसकी उसे जरूरत थी। स्टॉर्म विंग्स के अस्तित्व के कारण हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति के बारे में जीवेन की समझ एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। पवन और गड़गड़ाहट की पूर्ण समझ के बिना उसके लिए टेम्पेस्ट के पंखों की महान महारत हासिल करना असंभव था। कई लोगों के लिए इसे हासिल करने के लिए संचय और समझ में कई साल लग सकते हैं, लेकिन ये जीवेन के लिए, जिसके पास रहस्यमयी जगह थी, यह कुछ भी नहीं था। जब तक पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी, यहां तक दैवीय स्तर की मार्शल आर्ट का भी पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता था। टेम्पेस्ट विंग्स की तो बात ही छोड़ दें, यह केक का एक टुकड़ा था। चाहे वह पवन शक्ति हो या थंडर पावर, वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ शक्तिशाली नियम और शक्तियां थीं। यदि उसने पवन और वज्र शक्ति को अपने क्षेत्र में परिष्कृत किया तो निस्संदेह यह एक शक्तिशाली क्षेत्र होगा। कम से कम यह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। कई लोगों के लिए, भले ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसे अधिक सामान्य क्षेत्र को चुना हो, वे पवन और थंडर पावर जैसे कानूनों से बना क्षेत्र नहीं चुनेंगे, क्योंकि इस नियम को पूरी तरह से समझने के लिए वे अपने जीवनकाल में अपने स्वयं के क्षेत्र को सघन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तथाकथित पक्ष और विपक्ष बराबर थे, लेकिन ये शिवेन के लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्हें इस तरह की समस्या से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आप क्या सोचते हैं? मैं देर सबेर अपने क्षेत्र को समझ लूंगा। अगर मैं पवन और गरज के क्षेत्र को नींव के रूप में पवन और गरज की शक्ति के साथ समझूं तो शक्ति छोटी नहीं होगी, ये जीवेन ने पूछा। यह समस्या नहीं है, ये मुंह ने सिर हिलाया और कहा, कई लोगों के लिए एक बार उनके डोमेन की दिशा चुन लेने के बाद इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति की ऊर्जा और साधना के लिए समय सीमित होता है। एक बार जब वे एक दिशा चुन लेते हैं, वे इसे बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते हैं, अन्यथा वे जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट लेंगे। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है।
आपको उस रहस्यमयी जगह का सहारा है। किसी नियम को समझना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, जब तक आपके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है, आप उसे समझ सकते हैं। भविष्य में, यदि आपके पास नई अंतर्दृष्टि है, तो आपको बस उन्हें इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। कोई समस्या नहीं होगी। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। यही उनका सबसे बड़ा फायदा भी था। इसलिए उन्हें क्षेत्र का दायरा चुनते समय दूसरों की तरह संकोच नहीं करना पड़ा, न जाने किसे चुनना है। बेशक, अगर लोगों को पता होता कि ये ज़िवेन केवल उत्कृष्ट क्षेत्र में था, और वह कानून अभिव्यक्ति दायरे के मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक झूठे क्षेत्र को संघनित करने के बारे में सोच रहा था, तो यह निश्चित रूप से बहुत अधिक अभिमानी डांट को आकर्षित करेगा। कानून का प्रकटीकरण क्षेत्र निश्चित रूप से पारलौकिक क्षेत्र जैसा नहीं था। बहुत से कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ एक सीमित समय के भीतर एक नए स्तर तक पहुंचने की उम्मीद में करीबी खेती में होंगे। अपने जीवनकाल के अंत से पहले वे अमरता के पौराणिक क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसके अलावा, कानून के घोषणापत्र के दायरे की भयावहता निश्चित रूप से इस क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। एक पारलौकिक क्षेत्र योद्धा वास्तव में एक क्षेत्र के साथ कानून अभिव्यक्ति दायरे के खिलाफ लड़ना चाहता था। क्या वह अहंकारी नहीं था? लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह एक बहुत ही सामान्य प्रस्ताव था। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर उसकी कोई जड़ें और कोई नींव नहीं थी। वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि जब डेमन सबरिंग टॉवर में खबर फैलती है, तो वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला उग्र हो जाएगा। शायद यहाँ तक कानून अभिव्यक्ति दायरे के पुराने पूर्वज भी चिंतित होंगे। यदि ये ज़िवेन ने जल्द से जल्द किसी समाधान के बारे में नहीं सोचा होता, तो उसके पास पहले से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। हालांकि, भले ही उसका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था, उसके हाथों की चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसका बड़ा हाथ चारों ओर से पकड़ लिया, और अचानक हवा और गड़गड़ाहट की अंतहीन शक्ति उसके हाथ में घनीभूत हो गई, जिससे एक लंबा भाला बन गया। ये ज़िवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अचानक लंबे भाले को बाहर फेंक दिया। अचानक, लंबे भाले ने विशाल आकाश को चीरते हुए मध्य हवा में एक भयानक पवन अजगर को उड़ा दिया। ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ के सामने यह तुरंत फट गया। ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ पहले से ही हवा और गरज की शक्ति का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय, वो ये ज़िवेन के भाले को कैसे रोक सकता था? बूम! लंबा भाला सीधे उसके शरीर में घुस गया। बिजली की शक्ति से इसने सीधे उसके शरीर को जमीन में पटक दिया। ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के विशेषज्ञ वापस लड़ने में लगभग असमर्थ थे। उसे मौके पर ही जमीन पर पटक दिया गया। उसके शरीर में हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति दौड़ गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति का अंतिम अंश छीन लिया गया। अंत में, वह मर गया। इस समय, ये ज़िवेन के हाथ में हवा और गड़गड़ाहट का लंबा भाला फिर से संघनित हो गया। जियू बूम, जियू बूम! आसमान में हवा के टूटने की लगातार आवाज आ रही थी, जिसके बाद भारी वस्तुओं के जमीन पर गिरने का जोर का धमाका हुआ। हर किसी ने ये ज़िवेन के शैतानी भाले को एक के बाद एक फटते हुए देखा। प्रत्येक भाला विशाल आकाश को फाड़ सकता है और लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ का जीवन छीन सकता है। विभिन्न कुलों के योद्धाओं ने अपने दिलों में गिना, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। ये वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के एलीट थे। यहाँ तक गायब होने वाले छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले जैसे राक्षस के लिए भी, जो हजारों वर्षों से पारित हो गया था, ऐसे ट्रांसेंडेंट रियलम 7वें लेवल और 8वें लेवल के विशेषज्ञों को साधना आसान नहीं था। क्या अधिक है, गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले ने एक ही बार में इतने लोगों को खो दिया। एक बार इस खबर को वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले द्वारा जाना गया, तो यह तुरंत हंगामा कर देगा। वे पूर्वज जो अनगिनत वर्षों से करीबी साधना में थे, वे शायद ये ज़िवेन के साथ हिसाब बराबर करने के लिए बाहर आएंगे। इस तरह का परिणाम इसके बारे में सोचकर ही भयानक था। केवल ये ज़िवेन ने इस तरह का काम करने की हिम्मत की। वह बेईमान लग रहा था और उसे कोई संदेह नहीं था। उसने इन वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के अभिजात वर्ग को जमीन पर गिरा दिया, जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा हो। यह न्याय का भाला था। हालांकि गायब होने वाला छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला पहले ये ज़िवेन को मारना चाहता था, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि ये ज़िवेन वास्तव में निर्दयी था, आम लोगों की सोच से कहीं अधिक निर्दयी। लेकिन केवल निर्मम लोग ही महान चीजें हासिल कर सकते थे। नहीं, इस समय यी जिंग की आंखें फैल गईं। उसने देखा कि उसके साथी एक एक करके ये ज़िवेन के भाले की चपेट में आ रहे थे। वह तुरंत चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह चिल्लाना जारी रखता, एक लंबा भाला तुरंत विशाल आकाश को भेद गया और उसके चेहरे को भेद गया। इधर उधर देखा तो कोई नहीं बचा था। पलक झपकते ही ये ज़िवेन ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। यी जिंग ने जल्दी से वाटर एस्केप शील्ड को पकड़ लिया, लेकिन ये ज़िवेन की हवा और गरजने वाले भाले को कैसे रोक सकता था? पल भर में छेद हो गया, लेकिन इसने उन्हें समय भी दिया। वाटर एस्केप शील्ड को तोड़ने के बाद हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति उसे भेदने में विफल रही। इसने केवल उसके शरीर में एक बड़ा छेद किया।
लेकिन फिर भी उसने महसूस किया कि येकशिवेन कितना भयानक था। येकशिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, उसका एक आकस्मिक हमला ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। इस समय केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल येज़िवेन का मुकाबला कर सकता था, जो उसके सामने एक भयंकर देवता की तरह था। हालांकि वे दोनों ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के थे, लेकिन आखिरकार वह समझ गया कि उसके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच कितना बड़ा अंतर था। लेकिन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को भी इस व्यक्ति ने उसके सामने उड़ा दिया। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था, है ना? येज़िवेन हैरान थी। ई जिंग मरा नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने हाथ में एक और हवा और गड़गड़ाहट भाले को संघनित किया और उसे सीधे बाहर फेंक दिया। लंबा भाला आसमान में ऐसे घुसा जैसे कोई विशालकाय अजगर बादलों में से घूमता हो। यह समय समय पर प्रकट होने और गायब होने, आकाश में बेहोश रूप से दिखाई दे रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी गति इतनी तेज थी कि यह धुंधली सी दिखाई दे रही थी। इस समय ई जिंग और भी ज्यादा हैरान था। क्या मैं बच नहीं सकता? उसे तुरंत अपने दिल में पछतावा हुआ। उसे इस कीचड़ भरे पानी में क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का पीछा नहीं करना चाहिए था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इतना शक्तिशाली है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल भी उसका विरोधी नहीं है। यहां तक उसके साथियों को भी मार डाला गया। रुकना! एक और जोर की चीख सुनाई दी, जिसके बाद दूर से एक बड़ा स्पिरिट बम फटा। लक्ष्य येज़िवेन द्वारा दागा गया हवा और गड़गड़ाहट वाला लंबा भाला था। दो भयानक शॉकवेव्स अद्वितीय गति के साथ एक दूसरे की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। बस जब स्पिरिट बम हवा और लंबे भाले की गड़गड़ाहट से टकराने वाला था, तो हवा और गरज के लंबे भाले में एक आत्मा लग रही थी। इसने गति बढ़ाई और स्पिरिट बम को चकमा दिया। यह सीधे ई जिंग के शरीर में घुस गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बूम बूम! दो जोरदार आवाजें थीं। एक परिणाम और ध्वनि थी जब आसमान में स्पिरिट बम फटा। दूसरा था हवा और लंबे भाले की गड़गड़ाहट के कारण होने वाला भयानक शोर, जो सीधे ई जिंग को जमीन पर कील से ठोंक रहा था। येज़िवेन के शरीर के पीछे से एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी। येज़िवेन ने मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल था। इस समय क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल पहले से बिल्कुल अलग था। जिस शरीर को केवल राजसी माना जा सकता था, वह इस समय 10 गुना से अधिक बढ़ गया था। उसके शरीर पर एक एक करके शल्क उगाए। उसका चेहरा क्रूर था और उसके तेज पंजे हवा में थे। उसका पूरा शरीर जमीन पर पड़ा था। ऊपर देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई विशाल मगरमच्छ आकाश में रेंग रहा हो। एक प्राचीन शातिर जानवर की आभा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसने येकशिवेन को मजबूती से जकड़ लिया। इस समय येज़िवेन ने तुरंत इसे पहचान लिया। क्या यह प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ नहीं था जिसे येज़िवेन ई यंग का सिर काटते समय प्रकट हुआ था? हालांकि ई यंग के फैंटम के विपरीत यह एक वास्तविक अस्तित्व वाला एक प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ था। उनके पास जो इकाई थी वह स्पष्ट रूप से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के मुख्य शरीर पर आधारित थी। वह उत्परिवर्तित, उसके रक्त में भयानक शक्ति तुरंत उत्तेजित हो गई थी। जब वह येज़िवेन द्वारा विभाजित किया गया था, तो उसके शरीर में प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ से संबंधित रक्त रेखा अचानक उत्तेजित हो गई थी, जिससे वह एक भयानक रूप में बदल गया था। उसके शरीर की शक्ति भी पहले से अधिक भयानक हो गई। अभी की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। अशांत शक्ति उसके शरीर में उबल रही थी, गर्जना कर रही थी। उसने लाल आंखों से येकशिवेन को ठंडेपन से देखा। वह येकशिवेन को जिंदा निगल जाना चाहता था और धीमी आवाज में दहाड़ा, येज़िवेन, येज़िवेन, येज़िवेन। वह बस इस वाक्य को दोहराता रहा। वह येज़िवेन से पूरी तरह से नफरत करता था और वह येज़िवेन के टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकता था। इस समय प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ की रक्तरेखा उत्तेजित हो गई थी और उसने अपनी अधिकांश तर्कसंगतता खो दी थी। वह अब एक शातिर जानवर की तरह अधिक था। इस समय उनके शरीर में केवल एक चौंकाने वाला जुनून बचा था। चाहे जो भी हो, उसे येकशिवेन को मारना ही था। उसके शरीर पर लगा गहरा घाव जो येज़िवेन ने काटा था, वह भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा था। एक शातिर जानवर के रूप में जो प्राचीन काल में अस्तित्व में था, प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ की काया आज के समुद्री कबीले से स्वाभाविक रूप से बहुत ऊपर थी। क्षेत्र में स्थिति फिर से बदल गई। सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी और इंतजार कर रहे थे, न जाने क्या क्या। शुरू से ही यह लड़ाई उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। शुरू में उन्हें येज़िवेन पर पूरा भरोसा था। आखिरकार येज़िवेन ने सबके सामने 2 ट्रांसेंडेंट रियल 8वें स्तर के पीक दानव जनरलों को मार डाला। हालांकि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल और अन्य लोगों के आगमन ने उनके विचारों को पूरी तरह से तोड़ दिया। 6ठे स्तर से क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी, लेकिन अगली लड़ाई ने उनकी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। इसे एक के बाद एक चरमोत्कर्ष के साथ उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अद्भुत युद्ध शक्ति का परिचय देते हुए दोनों पक्ष उभरते चले गए। चाहे वह येज़िवेन हो या क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, वे उस स्तर को पार कर चुके थे जिसका वे अनुमान लगा सकते थे।
क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में तब्दील होने के बाद उसकी ताकत छलांग और सीमा से बदल गई थी। ये ज़िवेन को इससे कैसे निपटना चाहिए, लेकिन इस बार उन्होंने आसानी से कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। गर्जन, युवराज मगरमच्छ दहाड़ा। अचानक अनगिनत जल वाष्प उसके चारों ओर संघनित हो गए, पानी के मगरमच्छों में संघनित हो गए। यहाँ तक कि हर पैमाना सजीव था जैसे कि वे वास्तविक हों। उसकी इच्छा के तहत अनगिनत पानी के मगरमच्छ दहाड़ रहे थे। वे इतने सघन रूप से भरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया हो और सीधे यक्षिवेन की ओर गिर रहे हों। इन पानी के मगरमच्छों में से कोई भी एक सामान्य पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के योद्धा को चीर सकता है। उनमें से सैकड़ों भयानक गति के साथ आकाश से नीचे उतरे जैसे कि वे दुनिया को नष्ट करने जा रहे हों। इस तरह के भयानक हमले का सामना करते हुए येज़िवेन ने तुरंत ही टेम्पेस्ट विंग्स की जोड़ी खोल दी और उसमें खुद को लपेट लिया। बूम बूम बूम, अनगिनत पानी के मगरमच्छ येज़िवेन की तरफ दौड़ पड़े और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गए। येज़िवेन के चारों ओर सैकड़ों और हजारों पानी के मगरमच्छों ने विस्फोट किया। यह एक भयानक शक्ति थी। दूर से भी हर कोई पृथ्वी को हिलता हुआ महसूस कर सकता था, मानो दुनिया नष्ट होने वाली हो। लंबे समय के बाद विस्फोट के बाद का प्रभाव समाप्त हो गया। सभी ने देखा, आत्मा विस्फोट करने वाली शक्ति जो 8वें स्तर या 7वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र के पानी के मगरमच्छ को मारने के लिए पर्याप्त थी, येज़िवेन के टेम्पेस्ट विंग्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती थी। येज़िवेन के शरीर के चारों ओर हवा और गरज की शक्ति से बनी एक दीवार घनीभूत हो गई। हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से बनी इन दीवारों से सभी विस्फोटक बलों को रोक दिया गया था। धुएं और धूल के बीच हर किसी ने यक्षिवेन के सामने एक अतुलनीय विशाल शरीर को उछलते हुए देखा। इसने अपने अतुलनीय रूप से मजबूत सामने के पंजों को फैलाया और तुरंत यक्षिवेन की दिशा की ओर बढ़ गया। एक पल में इसने पहले ही यक्षिवेन के शरीर को जकड़ लिया था। डांग, धातु के टकराने जैसी तेज आवाज हुई। धुएं और धूल की परत को उठाते हुए एक भयानक ऊर्जा उन्माद बह गया। सभी ने देखा कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ पहले ही यक्षिवेन के सामने आ गया था। जब उसके आगे के पंजे येज़िवेन के शरीर को छूने ही वाले थे, येज़िवेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। तेज पंजे सीधे येज़िवेन की हथेली में घुस गए, लेकिन वे येज़िवेन की हथेली को नहीं भेद सके। हमला तुरंत रोक दिया गया था। वो एक अज्ञात ध्वनि फैल गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव होने लगा और प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिया गया। उसने अपना रक्तरंजित मुंह खोला और एक आश्चर्यजनक प्रकाश किरण तुरंत बाहर निकली, सीधे यक्षिवेन की ओर बढ़ रही थी। धत्तेरी की, येज़िवेन की भौहें तन गईं। प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदलने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का भौतिक शरीर अचानक इतना मजबूत हो जाएगा। चाहे वह गति हो या शक्ति, यह पहले तुलनीय से बहुत दूर था। येज़िवेन का भौतिक शरीर और गति, जो शुरू में प्रबल थी, ने अचानक अपना स्पष्ट लाभ खो दिया। सौभाग्य की बात यह थी कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदलने के बाद वह भी भयंकर आभा से प्रभावित था। वह क्रूर और खून का प्यासा हो गया, अपनी पवित्रता खो बैठा। उनका दायरा भी गिर गया था, अन्यथा यक्षिवेन का वहीं पर सिर कलम कर दिया जाएगा। प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदलने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति वर्तमान येज़िवेन के साथ लगभग पकड़ी हुई थी। हालांकि उनका दायरा पूरी तरह से गिर चुका था, वो अब यक्षिवेन को पूरी तरह से दबा नहीं सकता था। सामान्य तौर पर वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस भयानक राक्षस के आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए यक्षिवेन की भौहें तन गई थीं। किसी भी मामले में मौजूदा क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से निपटना अभी की तुलना में अधिक कठिन था। इसी तरह, क्योंकि वह अपनी चेतना खो चुका था, उसके मन में केवल हत्या करने का विचार था। इसलिए इस समय उसने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह नहीं की और यक्षिवेन पर झपटता रहा। इसने यक्षिवेन को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह हमेशा दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करता था। अब उन्हें दूसरे पक्ष की अधिक निडर लड़ाई से एक कोने में धकेल दिया गया। यह सोचकर येज़िवेन थोड़ा उदास हो गई। शुरू में उसने सोचा कि वह क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का आसानी से सिर काट सकता है, लेकिन उसने इतने बदलावों की उम्मीद नहीं की थी। उनका क्षेत्र क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जितना अच्छा नहीं था, इसलिए जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सामना करना पड़ा, जो प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदल गया, तो उसके भौतिक शरीर में कोई विशेष लाभ नहीं था। हालांकि उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। उसे किसी भी प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त करनी थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उनमें से सिर्फ एक था। अब ऐसा नहीं था कि उनमें लड़ने की क्षमता नहीं थी। यदि वह फड़फड़ाता तो भविष्य में उसकी मनस्थिति पूर्ण नहीं होती। उनकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित होंगी। इस विचार पर वह अब झिझक नहीं रहा था। असीम स्टार एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकली और तुरंत एक विशाल तारे में बदल गई, जो टूटकर बिखर गया।
यह प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ से टकरा गया, जो ऊपर उछल गया। बूम! इस बार अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाली येज़िवेन पहले से अलग थी। दोनों पक्षों को उड़ते हुए भेजा गया। येज़िवेन की पूरी बाँह की मांसपेशियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। सुनहरी दिव्यता के साथ मिश्रित चमकदार लाल रक्त थोड़ा थोड़ा करके नीचे टपका। दूसरी तरफ प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के सामने के पंजों में से एक टूट गया था और खून नीचे गिर गया था। यह बहुत भयानक है। उनकी लड़ाई की ताकत शायद दो उल्काओं की टक्कर से कम नहीं है। दूर से किसी ने हौंफते हुए कहा, मुझे डर है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल ने अपने शरीर में पैतृक रक्त रेखा को उत्तेजित कर दिया है और एक प्राचीन विशाल मगरमच्छ में बदल गया है। हालांकि यह एक पूर्ण प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ नहीं है, यह भौतिक शरीर शायद पहाड़ों को कुचलने में सक्षम है। यह येज़िवेन वास्तव में क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा बहुत कम दायरे में रूपांतरित किए गए प्राचीन विशाल मगरमच्छ का मुकाबला कर सकता है। क्या यह येज़िवेन की असली ताकत का प्रतीक है? किसी ने अविश्वास में कहा। अगर येज़िवेन ने बिजली की तरह तेज गति प्रदर्शित की थी, तो अब वह जो दिखा रहा था वह एक भयानक शक्ति थी। येज़िवेन प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ प्राचीन काल से एक भयानक प्राणी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का दायरा उससे 3 छोटे दायरे में ऊंचा था। इतने बड़े अंतराल के साथ येज़िवेन बिना पलक झपकाए प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ के हमले का सामना कर सकती थी। यह सबसे भयानक हिस्सा था। अब तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अपना तुरुप का पत्ता दिखाता रहा और येज़िवेन ने भी ऐसा ही किया। वह अपना तुरुप का पत्ता दिखाता रहा, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से कमजोर नहीं। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का भौतिक शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था, जैसे कि अभी लगी चोट सिर्फ एक मामूली चोट थी। हालांकि येज़िवेन की रिकवरी की गति तेज थी। उसके शरीर में उसमें से एक बेहोश फीनिक्स रोना आ रहा था। फीनिक्स के इस रोने के साथ उसका शरीर भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा था। उन्होंने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल द्वारा रूपांतरित प्राचीन विशालकाय मगरमच्छ को देखा और पहले हमला किया। शायद दोनों पक्षों की शारीरिक शक्ति समान थी, लेकिन अकेले रिकवरी की गति के मामले में येज़िवेन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से बहुत आगे थे, जो पूरी तरह से अपनी पुनर्प्राप्ति क्षमता पर निर्भर थे। यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। उसके हाथ में सितारों की अंतहीन विनाशकारी शक्ति उबल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परिवेश ब्रह्मांड के शून्य में बदल गया हो। असंख्य तारा शक्ति उसके हाथ में संघनित होकर तारों में परिवर्तित हो गई। ये सितारे उसके नियंत्रण में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ फट गए। भयानक शक्ति उनके भीतर उबल गई और सीधे धराशायी हो गई। उल्का फट, बूम! युवराज मगरमच्छ के शरीर से एक छोटा सा मशरूम का बादल उठा। भयानक आभा तुरंत बह गई। जो योद्धा दूर थे वे भी उसमें निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की चीख मशरूम के बादल से आई। गंभीर दर्द ने उसे नहीं जगाया, लेकिन इसने उसे और अधिक हिंसक स्थिति में गिरा दिया। येज़िवेन थोड़ा शांत हो गई। उल्का विस्फोट ने अभी अभी उसके 1/3 क्यूई का उपभोग किया, लेकिन शक्ति भयानक थी। इसने मशरूम के बादल को उठाते हुए सीधे परमाणुओं का सफाया कर दिया। हालांकि येज़िवेन का एक आकस्मिक हमला ट्रू मार्शल डोमेन में ऐसी शक्ति को उजागर कर सकता है, प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में स्थानिक पदार्थ अतीत में ट्रू मार्शल डोमेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। इसने उसके जेन युआन का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था और उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि प्रभाव उत्कृष्ट था। धुएं और धूल के माध्यम से येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्राउन प्रिंस मगरमच्छ का विशाल शरीर लगभग खुल गया था। खून के छींटे और हर जगह हड्डियां उड़ गईं। उसका पूरा शरीर अंदर धंस गया था। यदि उसका अत्याचारी भौतिक शरीर नहीं होता तो सामान्य लोग धूल में मिल जाते। लेकिन फिर भी उसे तगड़ा झटका लगा। येज़िवेन! क्राउन प्रिंस मगरमच्छ अभी भी बेहोशी से दहाड़ रहा था। उसकी रक्त रंजित आंखों की जोड़ी घृणा से भरी थी। उसने येज़िवेन को घूरते हुए देखा। काश वो येज़िवेन को वहीं मार देता। वह दयनीय स्थिति में था और यह देखने में बहुत भयानक था। हालांकि येज़िवेन के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सामने झपट पड़ी। बूम! अंतहीन स्टार पावर में लिपटी येज़िवेन की मुट्ठी क्राउन प्रिंस के शरीर में जा घुसी। युवराज मगरमच्छ का शरीर बहुत विशाल था। आमतौर पर यह उसका फायदा हो सकता है। उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक ची भी हो सकती थी, लेकिन इस समय यह उसका नुकसान बन गया। क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, तेजी से चलने का कोई उपाय नहीं था। उल्लेख नहीं है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। येज़िवेन की मुट्ठी से बचने का कोई उपाय नहीं था। येज़िवेन की मुट्ठी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के शरीर में पूरी तरह से धंस गई। खून के छींटे। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ चिल्लाया और उड़ा दिया गया। येज़िवेन ने फिर उसका पीछा किया। बूम! बूम! बूम!
हर कोई केवल क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विशाल शरीर को येज़िवेन द्वारा हवा में उड़ाते हुए देख सकता था। हालांकि हर बार जब क्राउन प्रिंस मगरमच्छ उतरने वाला था, येज़िवेन जल्दी से पकड़ सकता था। इस समय येज़िवेन के अत्याचारी भौतिक शरीर और गति का बहुत प्रदर्शन किया गया था। लोगों के लिए यह कल्पना करना कठिन था कि किसी व्यक्ति के पास गति और शक्ति में इतनी अद्भुत उपलब्धि कैसे हो सकती है। फिर भी यह सब हुआ, और इस व्यक्ति का नाम येज़िवेन था। येज़िवेन का हर झटका एक उल्का की तरह था जो जमीन से टकरा रहा था और जोर से धमाका कर रहा था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के शरीर में अजेय स्टार पावर प्रवाहित हुई, उबलते हुए, और उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही येज़िवेन की मुट्ठियां एक के बाद एक बंद होने लगी, उसकी गति बहुत तेज थी। प्रत्येक घूंसे ने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के सभी प्रतिरोधों को सीधे हल कर दिया। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की पुरानी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। येज़िवेन के घूंसे एक के बाद एक उतरे, जिससे क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के पास विरोध करने की शक्ति नहीं रही। कुछ देर बाद लगातार दहाड़ता क्राउन प्रिंस मगरमच्छ आखिर रुक ही गया। बूम! तेज आवाज के साथ उसका विशाल शरीर सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे जमीन में एक बड़ा छेद हो गया। वह मर चुका है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मर चुका है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मर चुका है। यह कैसे हो सकता है? हालांकि मैं लंबे समय से जानता हूं कि यह येज़िवेन एक साहसी व्यक्ति है, मुझे डर है कि फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र अब से शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। सभी ने अपनी सांस रोक ली और चुप हो गए। कुछ समय के लिए दूरी में समय समय पर आने वाली दानव की दहाड़ के अलावा यह वास्तव में शांत था। हर कोई डरा हुआ था। येज़िवेन द्वारा गायब हो जाने वाले छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले की पूरी टीम का वध करने के बाद सभी ने उम्मीद की थी कि ये निर्दयी येज़िवेन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को कभी जाने नहीं देगा। हालांकि येज़िवेन को क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल का सिर काटते हुए देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया था। यह अन्य वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के लोग नहीं थे। यह भी कहा जा सकता है कि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लान के विशेषज्ञ, जिन्हें पहले येज़िवेन ने मार डाला था, क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की उंगलियों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल अगले वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कुलपति थे। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो वह निश्चित रूप से अगले 1 या 2000 वर्षों में लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के कुलपति का पदभार संभाल लेता। अगले हजारों वर्षों में वह पूरे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले पर शासन करेगा। ऐसा चरित्र यहाँ दुखद रूप से मर गया। यह सदमा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के कुलपति की मृत्यु के बराबर था। एक बार जब यह खबर सामने आई तो पूरा लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला हिल जाएगा। उस समय वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला पूरी ताकत से निकलेगा। इस मामले में पूरा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र हिल जाएगा। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला हार नहीं मानेगा। यह एक और खूनी तूफान होगा। यह एक तूफान का अग्रदूत था। येज़िवेन सभी के दिलों में सदमे को महसूस कर सकती थी। अगला वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले का पितामह, उसके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की मौत के साथ वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला शायद कार्रवाई करेगा। हालांकि येज़िवेन को इसका कोई अफसोस नहीं था। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उनके पक्ष में एक कांटा था। इस तरह की क्षमता वाला व्यक्ति भविष्य में अचानक एक निश्चित स्तर तक बढ़ सकता है। उस समय उनके लिए खतरा अब से कहीं अधिक होगा। अगर येज़िवेन क्राउन प्रिंस मगरमच्छ को नहीं मारती तो क्या लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के मार्शल कलाकारों ने उसे जाने दिया? यह बिल्कुल असंभव था, चूंकि उसने ई जियांटियन को मार डाला था। दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। या तो तुम मरो या मैं मर जाऊं। तीसरा परिणाम नहीं हो सकता। यह सोचकर उसकी दृष्टि फिर उदासीन हो गई। गहराइयों में छिपी शीतलता और सूक्ष्म हो गई। इस दुनिया में मेरे सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। येज़िवेन ने क्राउन प्रिंस मगरमच्छ की लाश को सीधे हटा दिया। यदि यह केवल एक साधारण समुद्री जीव का शरीर होता तो यह संग्रह करने योग्य नहीं होता। हालांकि यह एक प्राचीन उजाड़ विशालकाय मगरमच्छ में बदल गया था। यह बिल्कुल अलग था। इसके अलावा उसने इन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञों की सारी संपत्ति लूट ली। उन्होंने 300 मिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए। ये वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के अभिजात वर्ग थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का बहुत धन था। उनमें से प्रत्येक के पास काफी मात्रा में संपत्ति थी। अब वे सभी येज़िवेन के हाथों में पड़ गए। इसने येज़िवेन को रातों रात फिर से अमीर बना दिया। उन्हें लंबे समय तक स्पिरिट क्रिस्टल की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ी। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद येज़िवेन ने अपना सिर घुमाया और विभिन्न कुलों के शेष योद्धाओं से कहा, बेहतर होगा कि तुम इस जगह को जल्दी से छोड़ दो। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। निचली मंजिलों पर शैतान जनरलों को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अगर आप अभी चले जाते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलने के बाद उसने सब कुछ अनसुना कर दिया और सबके सामने गायब हो गया। भले ही उसने फिर से दानव के पंख नहीं फैलाए, फिर भी उसकी गति तेज थी।
वह 2-3 कदमों में सबके सामने से गायब हो गया था। सभी को नुकसान का एहसास हुआ। उस आदमी को जो एक देवता की तरह क्षितिज में गायब हो गया था, उसे देखते हुए वह उनके समान स्तर पर नहीं था। इस बार उनके और क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के बीच लड़ाई देखना उनके लिए एक दुर्लभ आशीर्वाद था। लेकिन जो भी हो, इस घटना के बाद फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र निश्चित रूप से हंगामा खड़ा कर देगा। शैतान जनरलों के हस्तक्षेप और आदेश के बिना येज़िवेन लगभग बिना किसी बाधा के 5वीं मंजिल से गुजरे और किसी भी शैतान जनरल ने उन्हें रोकने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं की। यह सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। येज़िवेन की कल्पना से बिल्कुल अलग था। छठी परत शैतानों से भरा स्थान नहीं था, बल्कि प्राचीन काल के समान वातावरण था। असीम पहाड़ और नज़ारे थे और यहाँ का लिंकी लगभग द्रवीभूत था। यह बहुत समृद्ध था। यह ऐसा था जैसे वह किसी परियों के देश में आ गया हो। हालांकि इस परियों के देश में कोई मंडप या मीनार नहीं थी। इसके बजाय वहां केवल एक सुनसान दृश्य था। समय समय पर वह विशाल राक्षस जानवरों को उड़ते हुए देख सकता था। इसका आकार उन दैत्यों के समान नहीं, बल्कि पौराणिक दिव्य पक्षी के समान था। उनमें से एक सीधे उसके ऊपर उड़ गया। वह विशाल आकृति सूर्य को दूर से ढांकती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे जमीन पर एक विशाल छाया पड़ रही थी। येज़िवेन ने मुड़कर देखा और एक विशाल पहाड़ जैसा अशुभ जानवर अतुलनीय तेज गति से सरपट भागता हुआ देखा। यह अपने पीछे एक निशान भी नहीं छोड़ता था कि यह पहाड़ का जंगल था या घास का मैदान। यह सीधे मध्य हवा में उस विशाल दिव्य पक्षी का पीछा करता था। येज़िवेन ने देखा और एक विशाल पहाड़ जैसा अशुभ जानवर अतुलनीय तेज गति से सरपट भागता हुआ देखा। चाहे वह पहाड़ का जंगल हो या घास का मैदान, उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आदिकालीन युग में वापस आ गया हूं? जब येज़िवेन ने यह दृश्य देखा तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पता होना चाहिए कि यह दृश्य उन किंवदंतियों की तरह ही था जिन्हें अनगिनत बार सुनाया गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जो उजाड़ युग का था। जंगल की सर्वोच्च आभा बह गई थी। हालांकि येज़िवेन को पता था कि यह निश्चित रूप से एक प्रारंभिक युग नहीं हो सकता। वह युग कई वर्षों के लिए नष्ट हो गया था। यह इस समय भी कैसे मौजूद हो सकता है? एक ही संभावना थी। यह संपूर्ण दानव सबर्डिंग टॉवर द्वारा विकसित प्रारंभिक युग है। ये मुंह की बातों से राज खुल गया, लेकिन यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य था। त्यानुवान मिरर की तरह किसी भी मार्शल इंस्ट्रूमेंट के लिए दुनिया को विकसित करना आसान नहीं था। हर मंजिल पर एक दुनिया का जिक्र नहीं। अंत में यह एक प्रारंभिक युग में विकसित हुआ। एक मार्शल इंस्ट्रूमेंट के लिए यह लगभग असंभव था। यह पूरी तरह से कल्पना करने योग्य था कि इस दानव वशीकरण टॉवर का स्तर कितना ऊंचा था। येज़िवेन ने अज्ञात आदिम युग की दुनिया में कदम रखा। विशाल जीव हर जगह देखे जा सकते थे। निस्संदेह वास्तविक आदिकालीन युग से अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इन जानवरों में केवल पारलौकिक क्षेत्र की ताकत थी। यहाँ एक भी कानून प्रकटीकरण क्षेत्र जानवर नहीं था। बीप जोर से चहकने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद हवाई जहाज के उतरने की आवाज जैसी गर्जना हुई। एक बड़ी आवाज येज़िवेन की ओर उड़ी। हालांकि उसने अभी अभी अपनी चाल चली थी, येज़िवेन ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था, क्योंकि विशाल शरीर द्वारा प्रक्षेपित विशाल छाया को येज़िवेन द्वारा पहले ही खोज लिया गया था। यह एक दिव्य पक्षी था जिसके पूरे शरीर में आग की लपटें जल रही थीं। वो चिल्लाया और अपने नुकीले पंजे खोलकर येज़िवेन को पकड़ लिया। येज़िवेन ने ठंडी सूंघी, सीधे मुड़ी और एक मुक्का मारा। बूम! यह उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर का उग्र पक्षी येज़िवेन का बिल्कुल भी विरोधी नहीं था। यह सीधे मुक्के से उड़ा दिया गया था। इसके 2 पंजे मौके पर ही 2 हिस्सों में फट गए। इस उग्र पक्षी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस कमजोर दिखने वाले इंसान को उसने चुना है वह इतना मजबूत है। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन का भौतिक शरीर इतना मजबूत था कि वह एक मुक्के से उसे भय से काम सकता था। इसने तुरंत आग की लपटें उगल दी, जो आग के खंभे में बदल गई और सीधे येज़िवेन पर जा गिरी। येज़िवेन के हाथ सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे। उसने उन्हें सीधा फैलाया, फिर पकड़कर जमकर फाड़ डाला। यह अग्नि स्तंभ उसके द्वारा तुरंत आधे में फाड़ दिया गया, चिंगारी के एक समूह में बदल गया। इस समय उग्र पक्षी अचानक घूमा और भाग गया। उसने सीधे अपने पंख फैलाए और भाग गया। वह इस समय येज़िवेन की ताकत को कैसे नहीं जान सकती थी। यह सीधे आग की लपटों में बदल गया, येज़िवेन की आंखों के सामने से गुजर रहा था। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि ये उग्र पक्षी येज़िवेन के लिए बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से बाहरी दुनिया में तूफान ला सकता था। यहाँ तक क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल को भी डायमंड सबर्डिंग टॉवर में प्रवेश करने से पहले धमकी दी जा सकती है। येज़िवेन ने सीधे उसका पीछा किया। इससे पहले कि वह पकड़ पाता, 5 या 6 मानव कबीले विशेषज्ञ उसके सामने आ गए। प्रमुख कलाकार कोई और नहीं बल्कि सीकोनगहाव थे। जब सीकोनगहाव ने जलती हुई चिड़िया को देखा तो उसने तुरंत अपना पंखा खोल दिया और उसे जमकर लहराया। अचानक पंखे से अनगिनत क्यूई ब्लेड प्रकट हुए, जिससे जलती हुई चिड़िया भागने पर मजबूर हो गई।
अगर इसके पीछे ये शिवेन नहीं होता तो शायद वो पलटकर भाग जाता। इस समय सीकोंगहाओ को नहीं पता था कि यह उग्र पक्षी यह जानने के बावजूद आगे क्यों बढ़ा कि यह एक मृत अंक था। हालांकि जब उसने इस उग्र पक्षी को जाल में फंसते देखा तो वह उत्साहित हो गया। सीकोंगहाओ ने मोर्चा संभाला और आगे बढ़े। पंखे ने अर्धचंद्राकार हवा के ब्लेड को काट दिया, जिससे सीधे उग्र पक्षी की छाती पर एक बड़ा घाव हो गया। गर्म रक्त अचानक आसमान में तैरती लपटों की तरह फूट पड़ा। ये शिवेन ने इसे दूर से स्पष्ट रूप से देखा। सीकोंगहाओ की खेती ने पिछले कुछ महीनों में काफी प्रगति की है। हालांकि वह क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन दानव सबमरीन टॉवर में प्रवेश करने से पहले उसने क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के स्तर को निश्चित रूप से पार कर लिया था। प्रगति के मामले में सीकोंगहाओ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से बिल्कुल भी कम नहीं था। वह पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर तक साधना कर चुका था। वह किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। वह कुछ कमजोर ट्रांसेंडेंटरियल 9वें स्तर के विशेषज्ञों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि उसके सामने उग्र पक्षी शक्तिशाली था, फिर भी वह सीकोंगहाओ का मुकाबला कैसे कर सकता था, जिसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उग्र पक्षी चिल्लाया और बचना चाहता था। हालांकि सीकोंगहाओ ने इसे भागने नहीं दिया। उसने तुरंत एक विशाल पवन द्रव्यमान को हवा दी। यह एक विशाल हवाई ढाल की तरह था जो उग्र पक्षी को अपने में बंद कर रहा था। उग्र पक्षी चिल्लाया और संघर्ष किया, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। एयर शील्ड की पतली परत भारी लग रही थी, जिससे बचना नामुमकिन था। सीकोंगहाओ को कोई जल्दी नहीं थी। वह सीधे ऊपर गया और बोला, क्या तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हो या मौके पर ही सिर कलम कर दिया जाएगा? सीकोंगहाओ जानता था कि इस उग्र पक्षी का आध्यात्मिक ज्ञान विकसित होना चाहिए था। कम से कम यह इस तरह की एक बुनियादी पसंद को समझ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अजीबोगरीब फ्लेम बर्ड भी बहुत दुर्लभ था। यदि इसे बाहरी दुनिया में रखा जाता तो यह भी एक क्रूर प्राणी होता। ऐसे राक्षसी पालतू जानवर को अन्य जगहों पर वश में करना कोई आसान काम नहीं था। इस बात का उल्लेख नहीं है कि इसके मिलने की संभावना अधिक नहीं थी, इसे वश में करने में सक्षम होना भी आवश्यक था। सबसे खास बात यह थी कि यह तेजतर्रार पक्षी अभी जवान था। भविष्य में इसकी काफी संभावनाएं थीं। यह कानून के प्रकटीकरण के दायरे में भी विकसित हो सकता है। सीकोंगहाओ की धमकी के तहत उग्र पक्षी केवल एक शोकपूर्ण रोना छोड़ सकता था और अपनी अधीनता दिखाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जब सीकोंगहाओ ने इस उग्र पक्षी को आत्मसमर्पण करते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उग्र पक्षी के साथ एक राक्षसी पालतू अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अब यह उग्र पक्षी उसी का था। इस पक्षी की वफादारी हासिल करना सीकोंगहाओ के लिए एक शक्तिशाली सहायक पाने के समान था। उनकी ताकत में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। उनके द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के बाद यह ज्वलंत पक्षी शायद और भी शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक इसी क्षण वह अचानक चिल्लाया, कौन है वहां? उसकी आंखें दो तेज लंबे चाकू की तरह थीं, जो खालीपन को तोड़ रही थीं और येकशिवेन की दिशा में देख रही थीं। ये देखते हुए कि उसका फिगर पहले से ही एक्सपोज हो चुका था, येकशिवेन का छुपने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो सीधे बाहर चला गया। यह भाई ये निकला। सीकोंगहाओ ने देखा कि यह येजिवेन था और उसने तुरंत राहत की सांस ली। कुछ भी हो, येजिवेन भी एक इंसान थी। वह समुद्री कबीले या समुद्री दानव कबीले की तुलना में उसके अधिक निकट था। अचानक उसे लगा कि उसे कुछ समझ आ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह उग्र पक्षी घबराहट में भाग जाएगा। यह पता चला कि यह क्रूर जानवर उसका पीछा कर रहा था। वह और उसके कुछ अधीनस्थ 10 दिनों से अधिक समय से इस ज्वलंत पक्षी पर ध्यान दे रहे थे। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी। हालांकि यह ज्वलंत पक्षी बिल्कुल नहीं रुका, जिससे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो गईं। इसके अलावा क्योंकि उनकी गति इस जलती हुई चिड़िया जितनी तेज नहीं थी, वे केवल पीछे से उसका पीछा कर सकते थे। कौन जानता था कि इस बार जब वे आधा पीछा कर रहे थे तो यह ज्वलंत पक्षी वास्तव में पीछे मुड़कर वापस नहीं आया। इसने तुरंत लोगों के इस समूह को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने कारण के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो इसका सबसे बड़ा कारण येजिवेन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा था, उसे येकशिवेन की मौजूदा ताकत के बारे में नहीं पता था। लेकिन बाहर क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के साथ लड़ाई के आधार पर वह जानता था कि येजिवेन की असली युद्ध शक्ति क्राउन प्रिंस मगरमच्छ से कम नहीं थी। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल, भले ही उसने कुछ महीने पहले अपनी ताकत बरकरार रखी हो, निश्चित रूप से एक क्रूर देवता था। वह हर जगह इस जलती हुई चिड़िया का पीछा कर सकता था। भले ही उसकी वर्तमान ताकत पहले जैसी न रही हो, भले ही कुछ महीने पहले क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उसके सामने आ गया हो, वह उसका विरोधी नहीं होगा। हालांकि उसने येकशिवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। येजिवेन अब तक लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के खिलाफ उनके द्वारा सिर काटे बिना लड़ सकते थे। वह सरल कैसे हो सकता है?
उसने खुद से पूछा कि अगर संप्रदाय से कोई समर्थन नहीं मिला तो उसके लिए अकेले लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ के खिलाफ लड़ना असंभव था। लेकिन ये शिवेन ने किया। चाहे कितने भी संयोग क्यों न हो, ये शिवेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह कमा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ज्वलंत पक्षी इतना घबराया हुआ था। यह वापस जाने के बजाय यहाँ बार बार आना पसंद करेगा। लेकिन इस समय वह कुछ शर्मिंदा था। यह ज्वलंत पक्षी स्पष्ट रूप से ये शिवेन का शिकार था। ये शिवेन ने भी उसका पीछा किया, लेकिन अब उसे रोक लिया गया। उसके लिए यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन यह थोड़ा शर्मनाक था। इस जलती हुई चिड़िया को जिसे उसने बड़ी मुश्किल से वश में किया था, उसे सौंपना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। ये शिवेन ने सीकोनगहाओ को देखा और बस मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था कि वह एक नज़र में सीकोनगहाओ के विचारों को समझ गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसका इरादा जलती हुई चिड़िया को छीनने का नहीं था। हालांकि ज्वलनशील पक्षी उसके द्वारा घायल हो गया था और शुरुआत में भाग गया था, फिर भी उसका ज्वलंत पक्षी को पुनः प्राप्त करने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उसने जलती हुई चिड़िया को वापस लेने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने राक्षसी पालतू होने के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वह उसे पकड़ भी लेता तो वह उसे मार डालता, क्योंकि उसके दिल में केवल वुल्फ शावक की ही ऐसी भूमिका होगी। हालांकि वुल्फ शावक निश्चित रूप से अपने दिल में एक दानव पालतू जानवर की तरह सरल नहीं था, यह एक दोस्त की तरह अधिक था। इसके अलावा सीकोनगहाओ पर भी उनकी अच्छी छाप थी। वैसे भी सीकोनगहाओ ने पहले उसकी मदद की थी, अन्यथा राक्षसी कृपाण क्राउन प्रिंस मगरमच्छ के हाथों में आ जाएगी। इस जलती हुई चिड़िया की वजह से उसके लिए सीकोनगहाओ के साथ गिरना असंभव था। भेड़िए के शावक के बारे में सोचते हुए ये शिवेन को अचानक थोड़ा उदासी महसूस हुई। उसने कई सालों से भेड़िए के शावक को नहीं देखा था। शायद कई लोगों के लिए भेड़िए के शावक की ताकत कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये शिवेन के लिए यह अपूरणीय थी। चूंकि भेड़िया शावक उसके लिए युआन स्कूल की रक्षा करने को तैयार था, इसलिए उनके बीच परित्याग जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ एक विचार था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भेड़िया शावक कहीं और नहीं बल्कि दानव द्वीप पर था। राक्षस द्वीप की रखवाली करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से इसे ले लिया और इसे सिखाया। हालांकि वह ट्रू मार्शल वर्ल्ड में एक मकबरे का गुलाम था, लेकिन मकबरे की रखवाली करने वाले बूढ़े व्यक्ति के लिए उसके मन में अभी भी गहरा सम्मान था। वह अनगिनत वर्षों से प्रतिदिन कब्र की रखवाली कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भी वह कब्र की रखवाली करने वाले बूढ़े व्यक्ति के आर पार नहीं देख सका। वह एक ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ हो सकता है। उनकी शिक्षाएं वुल्फ क्यूब के स्वाध्याय से कहीं बेहतर थीं। वुल्फ शावक के जाने से पहले उसके चेहरे पर अभी भी एक लापरवाह मुस्कान थी, यह कहते हुए कि जब वह एकांत से बाहर आएगा तो दुनिया को चौंका देगा। ये शिवेन इंतजार कर रही थी। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दशकों का इंतजार बीत जाएगा। दूसरों के लिए कुछ दशक पलक झपकने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये शिवेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो 100 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था, कुछ दशक पहले से ही बहुत लंबा समय था। उसने बहुत लंबे समय से वुल्फ शावक से संपर्क नहीं किया था। भेड़िए के शावक के अलावा लंबे समय से हुआ मैनघान के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। ट्रू मार्शल वर्ल्ड में प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड महज एक मिथक था। वास्तव में यह सिर्फ एक किंवदंती थी। यहाँ तक कि महान फीनिक्स का अस्तित्व भी संदिग्ध था। तो वह संभवतः प्राचीन फीनिक्स दुनिया के बारे में अधिक कैसे जान सकती है? प्राचीन फीनिक्स दुनिया के बारे में ये शिवेन को जो बातें पता थीं, वो येमो ने बताई थीं। और यह कुछ ऐसा था जो येमो के मरने से बहुत पहले हुआ था। वास्तव में यह बहुत समय पहले हुआ था। वह नहीं जानता था कि प्राचीन फीनिक्स डोमेन अब कैसा था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने के बाद, हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश समय दौड़ने में बिताया, फिर भी उन्हें कुछ समझ थी। हालांकि परिणाम ने उन्हें बहुत उदास कर दिया। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी प्राचीन फीनिक्स डोमेन अभी भी एक किंवदंती था। दूसरे शब्दों में, यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसके संपर्क में आए लोग समझ सकें। फर्क सिर्फ इतना था कि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लोग प्राचीन फीनिक्स डोमेन के अस्तित्व के बारे में बहुत निश्चित थे। हालांकि फीनिक्स बहुत समय पहले ही प्राचीन फीनिक्स डोमेन में एकांत में रह चुके थे। अब कुछ अमर विरासतों के अलावा जो कई वर्षों से चली आ रही थीं, कोई नहीं जानता था कि प्राचीन फीनिक्स डोमेन कहाँ था। येमो को पता होगा, लेकिन उसने ये शिवेन को नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि ये शिवेन की वर्तमान ताकत प्राचीन फीनिक्स डोमेन में जाने और हुआमेंग्याओ को वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इससे ये शिवेन को गहराई से अपनी बेबसी का एहसास हुआ। भले ही उनकी युद्ध क्षमता पहले से ही ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर की तुलना में थी, फिर भी वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के निचले भाग में थे। पारलौकिक क्षेत्र के ऊपर कानून की अभिव्यक्ति का क्षेत्र था और उसके ऊपर अन्य क्षेत्र थे। वह अभी भी इससे दूर था। उसके पास प्राचीन फीनिक्स डोमेन में जाने और हुआमेंग्याओ को वापस लाने की ताकत नहीं थी। वह यह कभी नहीं भूलेगा कि हुआमेंघान अपने जीवित रहने के बदले फीनिक्स कबीले के सदस्य का अनुसरण करने को तैयार था।
उस समय वह फैंगलिंग के सामने एक महत्वहीन चींटी की तरह कमजोर था। ये मुंह के अचानक विस्फोट और हुआ मेंग्याओ के बलिदान के बिना वह बच नहीं पाता। हालांकि अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी अगर फैंगलिंग उसके सामने आता तो वह शायद फैंगलिंग का विरोधी नहीं होता। ये मुंह के शब्दों में वह अभी भी उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने से बहुत दूर था। हालांकि वह जल्द या बाद में प्राचीन फीनिक्स दायरे में एक गरिमापूर्ण तरीके से प्रकट होगा और उसे वापस लाएगा। ये शिवेन ने तुरंत इन विचारों से किनारा कर लिया। पहले की तरह ही ये विचार उसके हृदय के तल में, उसके मन के कोने में दबे हुए थे। अपने होश में आने के बाद सीकोंगहाओ अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार उन्होंने ही ये जिवेन की अनोखी ज्वलंत चिड़िया छीनी थी। ऐसे मामले को बड़ी बात माना जा सकता है, लेकिन इसे छोटा मामला भी माना जा सकता है। इसका बहुत समय हो गया। ऐसा लगता है कि भाई सीकोंगहाओ अब भी पहले की तरह ही सुंदर हैं। बधाई हो, ये शिवेन ने विनम्रता से कहा। यह देखकर कि ये जिवेन मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता, सीकोंगहाओ ने राहत की सांस ली। वो ये शिवेन की मौजूदा ताकत से भी डरा हुआ था। हालांकि उन्होंने कुछ महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा था और सभी की ताकत में तेजी से सुधार हुआ था, फिर भी ये जिवेन की ताकत ने उसे भयभीत कर दिया था। सिर्फ इस आधार पर कि कैसे ये जिवेन अद्वितीय जलती हुई चिड़िया का पीछा कर सकती थी, सीकोंगहाओ बता सकता था कि ये जिवेन की ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अब जब ये शिवेन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। मुझे लगता है कि भाई ये अब भी पहले की तरह ही शिष्ट हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीला आपको ढूंढने गया है। ऐसा लगता है कि भाई ये उनसे नहीं मिले। भविष्य में सावधान रहें, सीकोंगहाओ ने याद दिलाया। ये जिवेन ने उसका उपकार किया और उसे स्वाभाविक रूप से एहसान वापस करना पड़ा। अनोखे फ्लेमिंग बर्ड की वजह से दोनों के रिश्ते अचानक से करीब आ गए। वे अब अजनबी नहीं थे जो संयोग से मिले थे। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की वजह से वे एक ही खाई में अस्पष्ट कॉमरेड थे। हालांकि वे अभी तक अच्छे दोस्त नहीं थे, फिर भी उन्हें दोस्त माना जा सकता था। मैं उनसे मिला, ये जिवेन ने संक्षेप में कहा। तो भाई ये उनसे सकुशल बच गए। यह वास्तव में प्रभावशाली है। क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत में कई गुना सुधार हुआ है। वह बेहद शक्तिशाली है। इस बार बाहर जाने के बाद पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश करना केक का एक टुकड़ा है। भाई ये उनसे सकुशल बच सकते हैं। यह वास्तव में प्रभावशाली है। सीकोंगहाओ ने आश्चर्य से देखा। इस समय के दौरान हालांकि वे छठी मंजिल पर अलग हो गए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कुछ नहीं जानते थे। इसका उल्लेख नहीं करना उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से संबंधित था। वह शायद क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल की ताकत में बड़े सुधार के बारे में जानता था। अगर यह इस डर के लिए नहीं था कि यहाँ सफलता और अप्रत्याशित आपदा के साथ समस्याएं होंगी, तो वह पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर चढ़ गया होता। फिर भी साधारण उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल के विरोधी नहीं होंगे। यहाँ तक कि उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से हीन था। एक बार जब क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर गया तो वह तुरंत उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में अजेय हो जाएगा। यह गहरे संचय का लाभ था। ये जिवेन इतने लंबे समय तक उनसे पीछे रहे। उनकी राय में उनके जितने लाभ प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उनकी खेती की प्रगति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। हालांकि यह इस वजह से भी था कि एक शिवेन क्राउन प्रिंस क्रोकोडाइल से बच सकती थी। यह काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असली सदमा तो बस शुरुआत है। नहीं, वे मेरे हाथों मर गए, ये जिवेन ने इस तरह से कहा जैसे वह किसी तुच्छ मामले के बारे में बात कर रहा हो। यह ऐसा था जैसे वह आज के दोपहर के भोजन के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यह एक खामोश और महत्वहीन था। क्या? सीकोंगहाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका मुंह अविश्वास से झुक गया। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मर चुका है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मर चुका है। क्राउन प्रिंस मगरमच्छ मर चुका है। यह खबर उनके दिमाग में वज्र की तरह घूम गई। अपनी समृद्ध कल्पना के साथ भी वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर युवराज मगरमच्छ मर गया तो क्या होगा।